हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी का अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर। चलिए शुरू करें मेरे प्यारे बच्चों। द हिंदू बिजनेस लाइन, इंडियन एक्सप्रेस के महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स की चर्चा, जो है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी। क्योंकि अगर आपने आईक्यू आईपी नहीं किया तो आपने कुछ भी नहीं किया, मींस की इंटरलिंक नहीं किया तो आपने स्वाभाविक रूप से कुछ नहीं किया। ये क्लास होती है बिल्कुल फ्री हमारे ऐप पर, अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करिए और बिल्कुल फ्री में ये लेक्चर सुबह 9 बजे लाइव आपको देखने का अवसर मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले आज जिस टॉपिक पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अच्छा मैं एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि कल जो है हिंदू में कोई भी ऐसा टॉपिक था नहीं जो मुझे लगे कि पढ़ाने लायक है। इनफैक्ट आज भी अगर आप एडिटोरियल वाले पेज पे जाएंगे तो वही कॉप की चर्चा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो ब्राजील के बेलम में 30वीं हो रही है। अब कल से स्टार्ट हुई, उस पर कुछ आउटकम आएगा, देन उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। आज यानी 11 नवंबर, तो 10 के लिए पहले से डिक्लेरेशन कि 10 में कुछ नहीं था, जो भी था वो सब कंटिन्यूटी में पीछे चला ही आ रहा था। मैंने आप लोगों को शेयर भी किया था। तो 10 नवंबर का जीरो, आज 11 नवंबर को काफी सारे टॉपिक हैं जिन पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। मोदी सरकार का सामाजिक व्यय, जिसमें पहला टॉपिक हमारे सामने है। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हम सामाजिक व्यय या सोशल स्पेंडिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? आप सबने कभी इस पे सोचा है कि इसका मतलब क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है, जब भी हम सोशल स्पेंडिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारी गवर्नमेंट्स यानी हमारी सरकारों ने शिक्षा पर यानी हेल्थ पर, सॉरी, शिक्षा यानी एजुकेशन पर, हेल्थ यानी स्वास्थ्य पर, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार पर, ठीक है ना, इन सब विषयों पर, और सोशल सिक्योरिटी पर यानी सामाजिक सुरक्षा, जैसे बीमा और पेंशन होती है, इन चारों पर विशेष रूप से, चौथा हो गया सोशल सिक्योरिटी, इन पर कितना खर्च किया है। ठीक है, तो फिर से याद रखिए, सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के सृजन और सामाजिक सुरक्षा पर जो किया गया खर्च, उसे हम सोशल स्पेंडिंग कहते हैं। और आज हम यहां पढ़ने जा रहे हैं सोशल स्पेंडिंग का ट्रेंड क्या है हिंदुस्तान में, और इसी विषय को हम कनेक्ट करेंगे ढेर सारे सिलेबस के, आपके और पीवाईक्यू के रेफरेंसेस के साथ। तो आप देख सकते हैं हाल के वर्षों में भारत में सामाजिक व्यय, सोशल स्पेंडिंग यानी, मजा आया, उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। यानी इसका मतलब है कि शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और रोजगार सृजन पर, और उसके साथ साथ सोशल सिक्योरिटी नेट पर, सामाजिक सुरक्षा जाल जैसे बीमा और पेंशन पर उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। यह आर्टिकल ऐसा कहता है, और ढेर सारे आप देख सकते हैं चार्ट बने हैं, बहुत सारे चार्ट हैं। इन सभी चार्ट्स पर अभी हम लोग बातचीत करेंगे। ये चार्ट भी ऐसा दिखाते हैं। लेकिन मजेदार चीज क्या है जिसकी तरफ हम लोग आज के एडिटोरियल में यात्रा करेंगे, बढ़ेंगे, वो मजेदार चीज है कि यह जो ग्रोथ हो रही है सोशल स्पेंडिंग में, यह स्टेट गवर्नमेंट्स यानी राज्य के द्वारा की गई है। आप सबको पता है हमारे यहाँ शासन की संकल्पना जो कॉन्स्टिट्यूशन से निकली, उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। तो जो सोशल स्पेंडिंग है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर यह कहा गया है कि स्टेट की लीडरशिप में चल रही है, जबकि अब देखिए मजेदार बात, केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सामाजिक व्यय में कमी की गई है। इतना बढ़िया ट्रेंड आपके सामने आया है। और सबसे मजेदार चीज होती, जैसे ये ट्रेंड आपके सामने आता है तो आपको सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए कि यार ये जो ट्रेंड है ये हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। ये ट्रेंड हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं। अब जैसे 2019 का ये प्रश्न देखिए, पहले मैं अभी सिलेबस बिल्कुल नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आपको न्यूज के साथ कनेक्ट कर दूं पहले क्वेश्चन के द्वारा, जिससे आपको और मजा है, फिर सिलेबस तो रटा हुआ आपको। क्या कह रहा, भारत में निर्धनता और भूख के बीच संबंध में एक बड़ा हुआ अंतर है। सरकार द्वारा सामाजिक व्यय को संकुचित किए जाना। अब जरा सोशल एक्सपेंडिचर यानी
सामाजिक व्यय, जो आज आप टॉपिक पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सेम वही है, सामाजिक व्यय। मजा आ गया? यानी सामाजिक व्यय को सरकार ने संकुचित कर दिया है, द श्रिंकिंग ऑफ सोशल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। हालांकि गवर्नमेंट में सेंट्रल और स्टेट दोनों होती हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप कहेंगे हाँ सर, आगे बढ़ते। इसके कारण क्या होता है, जो गरीब होता है वो अपने खाद्य बजट, यानी जो खाने पर उसे खर्च करना चाहिए वो खाने पर कम खर्च करता है, और शिक्षा, एजुकेशन, इन सब पर ज्यादा खर्च करने की कोशिश करता है, यानी एक पेट भूखा रह के अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करता है। आप ऐसा इस प्रश्न में कहा गया, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो ऐसा करने के लिए मजबूर हो रहा है क्योंकि सरकार का खर्च कम हो रहा है। स्पष्ट कीजिए, इलुसिडेट, यानी ऑब्वियस है, आपको समझाना है, इस पूरे प्रश्न को समझाना है, इसमें कोई क्रिटिकली एनालाइज नहीं करना, आपको स्पष्ट करना। प्रश्न पड़ेगा इल्यूसिडेट, इल्यूसिडेट मतलब विशदीकरण कीजिए, इसको आप समझाइए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे कैसे समझाएंगे? मुझे आप बताएं, आप इससे इल्यूसिडेट कैसे करेंगे? छोड़िए अभी, ठीक है, सभी से पूछना चाहता हूं। और फिर जो मतलब कहा जाता ना कि एनसीईआरटी पढ़िए और यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाइए, ठीक है, वो अच्छी चीज है मतलब उसको बुरा नहीं, लेकिन आप स्वयं चिंतन कीजिए, क्योंकि जब तक ये चिंतन नहीं होगा ना, मैं बहुत परेशान होकर ये बात कहता हूं, रिजल्ट नहीं बदलेगा, क्योंकि रिजल्ट हमारे एक तरफा प्रयास से नहीं बदल सकता। जब आप सोचना शुरू करेंगे कि यार यूपीएससी तो रिपोर्ट्स में, यूपीएससी तो डेटा में, यूपीएससी तो जो कुछ हैपनिंग है पूरे सिस्टम में उसमें है, तब आप जो हो रहा है उस पर फोकस करेंगे। अदरवाइज क्या, यूपीएससी एनसीईआरटी में, यूपीएससी एम लक्ष्मीकांत में, यूपीएससी इस किताब में नहीं। चिंतन कीजिए आप, वो सब तो सहायक चीजें हैं। क्या ये जो कह रहा है समझाओ, इसको बिना इस डेटा के समझा पाएंगे आप? कि सरकार, आप लिखेंगे कि हां, अगर हम केंद्र सरकार का संदर्भ लें तो डेटा कहता, और ये डेटा किसका है? ये डेटा भी सामान्य डेटा नहीं, आरबीआई का डेटा है और फाइनेंस मिनिस्ट्री का डेटा है, दोनों का डेटा है, जिसके आधार पर आप कहेंगे आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों का डेटा ये कहता है कि केंद्र सरकार का जो सोशल एक्सपेंडिचर है हाल के समय में उसमें गिरावट देखी गई, राज्यों का खर्च बढ़ा है इन चारों सेक्टर्स पर। तो कम से कम एक पॉइंट जब आप स्पष्ट करेंगे तो एग्जामिनर को मजा आ गया कि नहीं मजा आ गया, यार ये बच्चा कितना गहरा है, इससे ये पता है कि सेंटर का जो एक्सपेंडिचर है वो डिक्लाइन मोड में है और स्टेट का इंक्लाइन मोड में है। अब पहले ही पैराग्राफ से आपके ऊपर टीचर का इंपैक्ट पड़ना स्टार्ट हो गया। तो आपने डेटा बताइए, फिर उसके बाद इस प्रश्न में जो मूल बात है आपको जस्टिफाई करना है कि भैया जब लोगों के ऊपर जो है कम खर्च हो रहा है हेल्थ पे, एजुकेशन पर, न्यूट्रिशन पर, तो लोगों को अपनी जेब से करना पड़ रहा है। तो अपनी जेब से करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, अपनी खाने की थाली को छोटा कर रहे हैं, या दाल 2 टाइम खानी चाहिए वो 1 टाइम खा रहे हैं, और इसके कारण से गरीबी और भूख बढ़ रही है। मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देख सकते हैं कैसे प्रश्न आपसे पूछ रहा है, और सिलेबस आ जाइए। अब सिलेबस में कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कोई सा भी आप उठाइए, तो मतलब मैं इसका कोई और छोर ही नहीं, कहीं भी आ सकता है। सरकारी नीतियां, ठीक है, फिर इसके बाद जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए जो भी हम कर रहे हैं, कहीं से भी इसको उठाइए, और खासकर इसी से, यानी ये वाली यूनिट और सरकारी नीतियों वाली यूनिट, चूंकि हम सरकारी नीतियों का विश्लेषण करने जा रहे हैं तो ये 2 यूनिट सीधे कनेक्ट है। आप कहेंगे सर ये पॉलिटी वाली यूनिट कैसे कनेक्ट है, उस पर भी आ रहा हूं, लेकिन पहले एक प्रश्न और आपके सामने पढ़ दूं, जीएस पेपर 3 का सामाजिक। भाई देखिए, मतलब यूपीएससी को पकड़ना कितना आसान है। कह रहा है कि भैया 1991 के बाद जब हमने उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण अपनाया, तो कह रहा है कि उसके बाद की अवधि में सुधारों के उपरांत सामाजिक सेवाओं पर सरकार का खर्चा बताइए। पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विस।
पब्लिक यानी सरकार का खर्चा। अब मुझे बताइए, सरकार सोशल सर्विस यानी हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, इन पर जो पैसा खर्च कर रही है रोजगार के सृजन पर, और उसके साथ साथ जो भी सामाजिक सुरक्षा है यानी बीमा, पेंशन, इस पर जो खर्च कर रही है। अब देख सकते हैं आप, कह रहा ट्रेंड बताइए। अब ये ट्रेंड आप कहां से बताएंगे? चलिए बताइए, किस किताब में मिलेगा ट्रेडिशनल, किस नोट्स में मिलेगा जो 3 साल पहले कोचिंग करके आप खत्म कर चुके हैं? चाहे मेरी ही कोचिंग क्यों ना खत्म किए हो आप 3 साल पहले, मैं अपनी ही बात करूंगा कि 3 साल पहले जो आपने पढ़ा, अब आज उस ट्रेंड को कैसे आप चेक करेंगे? चिंतन कीजिए आप, ठीक है ना? तो एग्जामिन द पैटर्न एंड ट्रेंड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज इन द पोस्ट रिफॉर्म्स पीरियड इन इंडिया। फिर कह रहा है कि जो ये खर्चा किया जा रहा है, ये कहां तक समावेशी समृद्धि यानी इंक्लूसिव ग्रोथ लाएगा? ये कहां तक समावेशी समृद्धि लाएगा? आप जरा ये भी देखिए, आप चिंतन कीजिए कि इससे समावेशी समृद्धि कैसे आएगी, मतलब जो भी हम खर्च कर रहे हैं। अब आप सोचिए, ट्रेंड बताने के बाद आपको यह भी बताना है कि समावेशी समृद्धि की तरफ ये जो ट्रेंड है, क्या ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा है। आज हम इसी का एनालिसिस करेंगे, आप देख सकते हैं। तो ये दोनों क्या है, आप देख सकते हैं, यह जीएस पेपर 3 का है, इंक्लूसिव ग्रोथ का है, समावेशी विकास का है। उसके बावजूद भी ये जीएस पेपर 2 सरकारी नीतियों के साथ जुड़ा है। जीएस पेपर 2 केंद्र एवं राज्य द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए गठित विधि तंत्र संस्थान, और इतना ही नहीं, जीएस पेपर 1 अगर आप सोसाइटी भी उठा लें, गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय के साथ क्या ये नहीं जुड़ा? और सॉरी, गरीबी एवं विकासात्मक विषय, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यू, कि सरकार गरीबी के बीच विकास की नीतियां किस प्रकार से संचालित कर रही है। तो ये इस टॉपिक की ताकत है, आप यहां से देख सकते हैं। तो बहुत सारे एंगल इसमें। अब आप कहेंगे कि सर ये इंडियन पॉलिटी आपने लिखा, हम कहेंगे भाई बिल्कुल लिखा है। तो इंडियन पॉलिटी कैसे आएगा? और वो भी आपने यूनिट लिखी है, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां। फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघवाद, केंद्र एवं राज्य एक साथ मिलकर के बेहतर ढंग से भारत के शासन का संचालन करें, यही संघवाद का आदर्श है संविधान के आदर्शों के तहत। बट अभी जब आप इस डेटा का एनालिसिस देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्यों लगा है। भाई सेंटर ने अपनी सोशल स्पेंडिंग कम की है, डेटा के द्वारा ये पुष्ट होगा। राज्यों की सोशल स्पेंडिंग बढ़ी है, ये डेटा के द्वारा सिद्ध होगा। तो आप कहेंगे सर ये तो ठीक है, इसमें कहां से फेडरल स्ट्रक्चर आ रहा है? ये तो ठीक है, हो गया भाई, वो आप जो आपने जीएस पेपर 2 और 3 के क्वेश्चन बनाए उनके साथ ही कनेक्ट हो रहा है। हम कहेंगे एक और चीज आएगी उसी के साथ, जो स्टेट का रेवेन्यू कलेक्शन है वो कम हुआ, क्योंकि जीएसटी सेंटर के पास आ गया और सेंटर ने सेस और सरचार्ज लगा दिया, जिस पर मैं बहुत सारा विस्तृत लेक्चर आप लोगों को दे चुका हूं। तो सेस और सरचार्ज लगा, जिसका राज्यों को हिस्सा नहीं मिला, तो राज्यों को फंड की भी कमी है। और जब दोनों चीजें एक साथ आएंगी कि राज्य ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं सामाजिक व्यय पर, और उनके पास फंड का क्रंच भी है, सेंटर इस प्रकार से कहीं ना कहीं राज्यों को एक वित्तीय दबाव की स्थिति में ला रहा है, तो क्या यह सहकारी संघवाद यथार्थ है या मिथक है? तो मिथक के साथ जुड़ेगा कि नहीं, फटाफट बताइए। पॉइंट इज क्लियर बेटा? मजा आ गया एकदम से? 100% कनेक्ट हो गए आप सब लोग? तो यही विषय हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आप सबको बताया गया कि सोशल स्पेंडिंग क्या है, आपने इसको बढ़िया से समझा भी, यानी सोशल स्पेंडिंग। टॉपिक क्लियर हो गया बेटा? एक पहले प्रश्न का भी जिक्र कर दूं, जिससे कि सामाजिक व्यय आप इसको और अच्छे से समझ पाए। सामाजिक व्यय, अब इसको एक चीज से और पहले इस प्रश्न को जरा आप एक बार देख लीजिए।
जिससे मैं एनालिसिस करूं तो आपके दिमाग में यह मॉडल क्वेश्चन घूमता चले। क्या चले? घूमता चले। ठीक है। भारत में सामाजिक व्यय में हालिया वृद्धि केंद्र द्वारा संचालित उपलब्धि के बजाय राज्य द्वारा संचालित घटना है। चर्चा कीजिए इंडियाज रीसेंट राइज इन सोशल स्पेंडिंग, यानी कि हाल के समय में सोशल स्पेंडिंग बढ़ रही है, बट वो अपने नेचर में स्टेट ड्रिवन है रादर देन अ सेंट्रल लेड अचीवमेंट। और कह रहा है कि चर्चा कीजिए, तो चर्चा करने का मतलब क्या? भाई इसके साथ जुड़ी हुई जो भी बातें हैं वो आपको बता देनी होती है, इसमें कोई क्रिटिकली एनालाइज आपको नहीं करना होता। हाँ, ये डेटा ये कहता है, अमुक डेटा ये कहता है, अमुक डेटा ये कहता है, अमुक डेटा ये कहता है। तो सारे चार्ट अभी पीडीएफ में, यानी इस लेक्चर के बाद जो आपको पीडीएफ मिलते हैं उसमें सारे ये चार्ट वगैरह आपको बने हुए विस्तार से मिलेंगे। उसमें आपको ये जो चार्ट है, ठीक है ना, पहले एक बार मैं एनालिसिस कर दूं इस मतलब इस पूरे, उसके बाद फिर आपको ये मिलता ही मिलता है जैसा आपको पता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सोशल स्पेंडिंग यानी जो खर्च किया जाता है हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी रोजगार पर। यानी कि सोशल स्पेंडिंग सरकार का वह खर्च है जिससे सरकार सीधे जनता के जीवन स्तर, शब्द देखिएगा, जीवन स्तर में सुधार करती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा गरीबों, महिलाओं, श्रमिकों, बुजुर्गों और बच्चों को मिलता है। अब जरा आप देखिए बड़ी मजेदार चीज, गरीब, महिला, श्रमिक, बुजुर्ग, बच्चे। अब जीएस पेपर 2 पे आई, क्या ये जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्ग हैं कि नहीं है? सोचे सिलेबस आप कितना बढ़िया से रिलेट कर सकते हैं इससे, है कि नहीं? आप बताइए मुझे। आप कहेंगे हाँ सर ये है। तो अति संवेदनशील वर्गों के लिए हम क्या कर रहे हैं? तो आज हम पढ़ रहे हैं सोशल स्पेंडिंग का नेचर, कि सरकारें क्या कर रही हैं इनके लिए। और आप सब जो लड़कियां हैं क्लास में, आप चिंतन करो कि आप सब महिलाएं अति संवेदनशील वर्ग हैं, यानी आबादी का एटलीस्ट 50% अराउंड, यानी मैं 50-50 कर देता हूं, अब तो चीजें बदल रही। और आप सब लोग कहां खड़े हैं? यहां खड़े हैं, गरीबों के साथ। यानी कि गरीब एक अलग इकाई है, श्रमिक एक अलग इकाई है, बुजुर्ग एक अलग इकाई, बच्चे एक अलग, महिला भी उसमें शामिल। तो आप कहेंगे सर इसमें मुस्कुरा क्यों रहे हैं, क्या गम है जो छुपा रहे हैं? तो हम कहेंगे नहीं भाई, हम मुस्कुरा के कोई गम नहीं छुपा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। आज एक और टॉपिक है, पहले उसके साथ आपको कनेक्ट कर दूं, फिर वापस आता हूं जिससे आपको थोड़ा सा मजा आए। जरा टॉपिक पे आते ना, ऐसे अपने मुंह से बताऊंगा तो उतना मजा नहीं आएगा, ठीक है ना? ठीक है, मजा नहीं आने वाला गुरु। 3 टॉपिक एक साथ लिंक कर दूं, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, 3 आर्टिकल अब मैं जोड़ने जा रहा हूं एक साथ। सोचिए आज के ही है ये, और आपको भी यही जोड़ने की कला सीखनी है। जरा पढ़िए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। मैं नहीं बोल रहा हूं, इन्वर्टेड कामा में जो वर्ड है उस पर आप फोकस करिए, मेरी स्क्रीन पे लिखा हुआ। बोलो भाई, एक शब्द लिखा हुआ है, इस पर अभी आर्टिकल आया नहीं, कल से आना स्टार्ट होगा। ये आज ये न्यूज थी, लार्जेस्ट, ये शब्द देखिए। और ये कौन कह रहा है वो देखो, नॉट माइनॉरिटी, लार्जेस्ट माइनॉरिटी। और माइनॉरिटी आपको पता, अल्पसंख्यकों को कहा जाता है जो धार्मिक स्तर पर किसी देश में संख्या में मुख्य जनसंख्या से काफी कम होते हैं। महिलाओं को भी सुप्रीम कोर्ट में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर चर्चा के क्रम में, चर्चा इन द सेंस केस था, सुनवाई करते हुए
जस्टिस नागरत्ना ने जो स्टेटमेंट दिया है वह स्टेटमेंट आपके सामने है। लार्जेस्ट माइनॉरिटी, मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? लार्जेस्ट माइनॉरिटी। तो आप देखिए, मैंने जो लिखा था कि जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्ग महिलाएं आ गई कि नहीं आ गई। एक टॉपिक ये कनेक्ट हो रहा है, यानी असमानता कितने गहरे स्तर पर है कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है लैंगिक असमानता, जेंडर इनइक्वालिटी, और जेंडर इनइक्वालिटी पर कितने प्रश्न आते हैं। आप चिंतन कीजिए, जेंडर इनइक्वालिटी पर कितने प्रश्न आते हैं, और आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट लैंगिक असमानता को किस स्तर पर दिखा रहा है अपने स्टेटमेंट के द्वारा। अब लिखिए निबंध, नारी की परिपूर्णता यथार्थ या मिथक। जितने निबंध, महिला मुक्ति, किशोर, क्या आरक्षण महिलाओं को राजनीति में ला करके और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करेगा, अब ना जाने कितने प्रश्न। इफ डेवलपमेंट इज नॉट इंजेंडर्ड इट्स इंडेंजर्ड, यानी अगर लैंगिक विकास नहीं होगा तो विकास संकटग्रस्त होगा। सोचिए आप। तो ये असमानता, एक तरफ असमानता है जिनके लिए हम सामाजिक पूंजी लगाते हैं, यानी सामाजिक व्यय सरकार का जो होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, इन सब पर, उसकी स्थिति पर हम बात कर रहे थे। वहां बात करते करते हम इस चीज पे आए कि कौन कौन लोग संवेदनशील हैं जिनके लिए इनकी सोशल स्पेंडिंग मैटर करती, और महिलाओं को वहां पर हमने जैसे ही लिखा तो यहां से कनेक्ट किया। अब आइए, एक और टॉपिक है जो कनेक्ट होने जा रहा है आपके साथ 100%। लीजिए, G20 की इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई है। किसकी आई है? G20, कोई कॉमन संस्था नहीं है। वर्तमान में देखा जाए तो विकसित एवं विकासशील देशों के संयोजन से बनी सबसे ताकतवर संस्था अगर मैं आपसे पूछूं तो आप, इनफैक्ट मैंने एक आर्टिकल भी कराया था, यूएन से भी ताकतवर इस समय G20 है। एक आर्टिकल कराया था। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि उस आर्टिकल में जो कहा गया उसके हिसाब से ये है ही है, लेकिन G20 एक मजबूत संस्था है और वैश्विक ग्लोबल ग्रुप है। और उसकी रिपोर्ट जरा आप देखिए क्या लिखा हुआ है। कैपिटल ऑनर्स गेन, वर्कर्स लूज, पूंजी मालिकों को लाभ, श्रमिकों को हानि हुई है, लॉस हो चुका है, सब कुछ लूज कर चुके हैं। सब कुछ का मतलब जो भी ये लूज किए हैं लॉस के द्वारा, वो इनकी इनकम। आपको पता है दुनिया में कोई भी चीज बनती है चार चीजों से बनती है, लैंड, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। तो एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर की इनकम बढ़ रही है लेकिन श्रमिकों की इनकम घट रही है। चिंतन कीजिए आप, यानी असमानता। तो आज के दौर में, अब जरा पहले आर्टिकल को आप इंटरलिंक करिए इससे कि मैं पहला और इसको क्यों इंटरलिंक कर रहा हूं। आज के दौर में जब हम यह पढ़ रहे हैं कि राज्यों पर संसाधनों का दबाव है और राज्य ही सोशल स्पेंडिंग ज्यादा कर रहे हैं, यानी हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर, सोशल सिक्योरिटी नेट पर, सामाजिक सुरक्षा जाल पर, और उनके पास फंड का क्रंच है, तो इसका मतलब है कि वो जो कर रहे हैं वो भी सफलता के अंतिम सोपान तक पहुंच पाएगा नहीं। यह भी एक चैलेंज है, चूंकि उसके लिए हम, यानी अतिरिक्त फंड को हम सुनिश्चित नहीं कर पा रहे। तो ऐसी परिस्थिति में वह जो गरीब वंचित, अभी आपने पढ़ा, जो पैसा सोशल स्पेंडिंग है किस पर खर्च हो रहा है? गरीब पर, वंचित पर, महिला पर, श्रमिक पर। यही आप पढ़ रहे ना। तो अगर सोशल स्पेंडिंग सेंटर की कम हो रही है, पिछले एक डिकेड का आंकड़ा है, और इधर G20 की रिपोर्ट कहती है कि श्रमिकों को नुकसान हो रहा है, तो सरकार पैसा कम खर्च कर रही है और श्रमिकों को नुकसान हो रहा है, तो मुझे बताइए क्या इससे असमानता और नहीं बढ़ेगी अमीर और गरीब के बीच में? क्या 100% जो बात मैंने कही वो पहले टॉपिक से कनेक्ट हुई कि नहीं कनेक्ट हुई? आप मुझे बताएं। 100%, नॉट सिंगल परसेंट कुछ भी ऐसा। तो आप सोचिए कि यूपीएससी की तैयारी में मेरे प्यारे बच्चों आपको ये कतई नहीं सोचना है कि इसका कोई एक पैटर्न है। इसका कोई पैटर्न नहीं बच्चों। यूपीएससी की तैयारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, प्रीलिम्स क्वालिफाई और ऑप्शनल की तैयारी है, दैट्स इट। अच्छी अंडरस्टैंडिंग, आपको हर विषय पर एक अच्छी समझ होनी चाहिए।
2 घंटे पढ़ते हैं ये मैटर नहीं करता, 2 घंटे में हम कितना बढ़िया से चीज को समझते हैं वो मैटर करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अब यहां पर अब ऑब्वियस है, चूंकि ये आर्टिकल अपने लिए तो लिखा नहीं गया, अपने लिए तो जितना था वो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें आएगा ऑब्वियस है सरकार को घेरना। तो आप चूंकि यूपीएससी के एस्पिरेंट है, सरकार को डायरेक्ट घेर नहीं सकते, तो जो लैंग्वेज इनकी वो लैंग्वेज हम ले नहीं सकते, लेकिन इनकी क्या लैंग्वेज है वो आपके सामने रख रहा हूं। ये एक परसेप्शन की बात कर रहे हैं, यानी ये सारी बातें बताने के बाद एक परसेप्शन की, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देखें तो एक धारणा बन चुकी है कि मोदी सरकार ने, धारणा कह रहे, धारणा हमेशा प्रिजुडिस या पूर्वाग्रह से जुड़ी होती है। कह रहे हैं कि एक धारणा बन चुकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार ने सामाजिक योजनाओं पर बहुत खर्च किया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हमेशा अपने मंचों से कहते रहते हैं कि मित्रों हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया, किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से सीधी मदद दी, गरीबों को घर दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय दिए। ये 4 चीजों का वो हमेशा जिक्र करते हैं। तो ये जो धारणा बनी है, जो परसेप्शन बना है आर्टिकल में, उसी को घेरा गया कि जो ये कह रहे हैं अच्छी बात है, बट अगर हम डेटा का, यानी अगर हम डेटा देखें और भारत का बजट देखें, तो डेटा और बजट विश्लेषण को देखने के बाद यह तस्वीर बिल्कुल अलग आती है। और वही अलग है जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं साफ साफ, कि यही पॉइंट है कि हाल के वर्षों में भारत में जो सोशल स्पेंडिंग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, यह मुख्यतः राज्य सरकारों द्वारा की गई है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक व्यय में कमी आई है। यही आपको रट लेना है, बस ये वाला। अब इसी को अपन डेटा से जस्टिफाई कर देंगे। और डेटा किसके हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पहले ही बोल दिया था, डेटा किसके हैं? डेटा है आरबीआई के और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय के। आप देख सकते हैं। अब इसमें जो भी डेटा है उस पिक्चर को अगर आप तक ये दिखे थोड़ा थोड़ा तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज अभी मैं डिटेल में इसको आपको पीडीएफ में पूरी पिक्चर साफ साफ आएगी। ठीक है ना? ठीक है। अब इसमें जितने भी देखिए ग्रोइंग डाइवर्जेंस लिखा हुआ चार्ट 1, यानी सेंटर का आप देख सकते हैं ये रेड वाला है, और ये आप देखिए नीचे से 2004-5 से लेकर के और अभी 2024-25 तक का डेटा यहां दिया गया है। तो क्या दिखा रहा है? सेंटर का पहले अच्छा था लेकिन फिर उसके बाद अब नीचे आने लगा, यानी सेंटर का या तो स्टेबल है या तो स्थिर है या गिरावट है 2004-5 के बाद से अभी तक के डेटा में। अब उसके बाद आता है स्टेट का। देखिए स्टेट का सर्ज है, यानी स्टेट एकदम से सेंटर यहां चल रहा है, स्टेट यहां पहुंच गया। तो ये सबसे बड़ी चीज है जो आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है बच्चों, यही चीज आपको दिखाया गया, लेकिन इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को समझनी होंगी, क्योंकि यहां पर उठाया गया है कि क्या केंद्र खुद को ज्यादा ताकतवर बनाए रखना चाहती है, यानी पॉलिटिकल एंगल से, लेकिन उधर अपने को जाना नहीं। तो हमें जो जाना है वो 2014-15 में मोदी सरकार का जो पहला वर्ष है, इससे लेके 2021-22 तक जब तक का डेटा है, केंद्र सरकार का जो पूरा सोशल स्पेंडिंग होता था मेरे प्यारे बच्चों, ये सोशल स्पेंडिंग वो 14-15 में 8.5% था, अब घट के हो गया 5.3%। ये डेटा आप याद रखिएगा, और जैसे ही ये डेटा आप याद रखिएगा यूपीएससी का वह निबंध जिंदा हो जाएगा। कौन सा निबंध एक बार कमेंट करो, किस निबंध की बात मैं करने जा रहा हूं। एक अगर कोई मार दिया ना जो मेरे मन का, फिर मैं बताता हूं। तो इस आप देख सकते हैं 5.3%, यानी ये डेटा दिखा रहा है। इसका मतलब है कि सेंटर का जो सोशल स्पेंडिंग है वो कंटिन्यूअसली, निरंतरता के साथ गिरावट दिखा रहा है। पहला चार्ट यही कहता है। ठीक है, निबंध कौन सा निबंध देखते हैं, यानी इस गिरावट पर जो निबंध है, कौन बच्चा बता पाता है? याद रखेगा।
तो पहला चीज ये यहां डिस्कस किया गया है, जो मैंने आपको डिस्कस किया, मजा आ गया। अब इसके बाद आता है स्टेट का शेयर कैसे सर्ज कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। यानी सामाजिक खर्च को राज्यों ने बहुत तेजी के साथ बढ़ाया है, और इन्हीं वर्षों में 2014-15 से 21-22 तक में राज्यों की जो सोशल स्पेंडिंग है, आप देखिएगा, पर कैपिटा सोशल स्पेंडिंग यानी प्रति व्यक्ति सामाजिक व्यय, यानी एक एक व्यक्ति के लिए जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर खर्चा किया जा रहा है, वो केंद्र की तुलना, यानी जितना केंद्र कर रही है उसका 4 गुना ज्यादा राज्य कर रही है। चार्ट 1 और 2 जो मैं आपको दूंगा, यहां पर थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन अभी अब पीडीएफ में आपको मिलेगा, उसमें यही दिखाता है जो मैंने पढ़ा, कि राज्यों का ग्राफ ऊपर जा रहा है। आप देख सकते हैं, ये ब्लू वाले राज्यों के हैं और रेड वाला स्टेट सेंटर का है। तो ब्लू वाला लगातार ऊपर जा रहा है, यानी कि राज्यों का ग्राफ ऊपर जा रहा है, जबकि केंद्र का या तो स्टेबल है शुरुआत में, या फिर लगातार गिर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये तो हो गई एक बात, जिसको आप, जितने भी प्रश्न मैंने बताए हैं उसको आप आसानी के साथ टैकल कर ले जाएंगे। अब यहां पर अगला पॉइंट निकल करके आता है सोशल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी सहकारी संघवाद। देखो मैं कौन बच्चा है, मोनिका सिंह, ये वही सपने हैं जो भारत में, ठीक है, ये वही स्वप्न है जो सोने नहीं दे रहे। ठीक है, आ जाएगा। जिस समाज में अधिक न्याय की जरूरत होती है उस समाज को दान, ठीक है, ये भी इसमें भी आ जाएगा। लेकिन मैं सुनना चाह रहा था, आर्थिक समृद्धि के बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना सोशल जस्टिस संभव नहीं, चूंकि सरकार का के पास फंड नहीं होगा तो सोशल स्पेंडिंग नहीं करेगी। पर आर्थिक पर बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है, यानी बेकार है। तो बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि, तो आपके लिए कितना बढ़िया है कि सरकार ने सोशल स्पेंडिंग घटाई जबकि जीडीपी ग्रोथ लगातार बढ़ी है। आई होप समझ गए, मैं ये क्वेश्चन सुनना चाह रहा था, बाकी ठीक है। अब आता है कि यहां पर जो सबसे बड़ा, कि राज्यों को क्या फंड का क्रंच है, और यहीं से हम केंद्र एवं राज्य के फाइनेंशियल रिलेशन पर भी अब शिफ्ट कर रहे हैं। इसी में शिफ्ट किया गया कि भाई राज्य पैसा कहां से खर्चा करता है। यहां लिखा हुआ है, जो आपने पढ़ा, कि भैया राज्य पैसा खर्च कर रहा है, स्टेट पैसा खर्च कर रहा है। तो जो स्टेट पैसा खर्च कर रहा है, कहां से कर रहा है, यानी ये पैसा आता कहां से है, ये आपको पता लग जाए तो फिर कहानी और मजेदार हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो स्टेट की इनकम होती है, अगर हम स्टेट इनकम बात करें, क्योंकि तो स्टेट की जो इनकम है वो 2 सोर्सेस से आती है। ऑब्वियस, एक अपना ऑन रिसोर्स होता है, अपना स्वयं का उनका होता है, और एक होता है केंद्र से जो उन्हें ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर फॉर सेंटर या ट्रांसफर फ्रॉम सेंटर, यानी केंद्र से जो उनको दिया जाता है। तो उनका जो अपना होता है, ऑब्वियस है, कुछ चीजों पर राज्य अपनी तरफ से जीएसटी लगाता है, कुछ एक्साइज ड्यूटी लगाता है, स्टाम्प ड्यूटी लगाता है, इस प्रकार के उसकी थोड़ी थोड़ी इनकम के रिसोर्सेस अभी भी बचे हैं, उसका अपना होता है, लेकिन ये बहुत थोड़ा होता है। दूसरा, जो ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार से उसको जो मिलता है वित्त आयोग की सिफारिश पर, यानी केंद्र सरकार टैक्स को शेयर करती है, अनुदान यानी ग्रांट देती है, या कुछ स्कीम्स के जरिए पैसे जारी करती है, जिसे हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहते हैं ना, होती केंद्र की, लेकिन केंद्र एवं राज्य दोनों को पैसा खर्च करना पड़ता है। तो आप कहेंगे सर यहां पर क्या कोई प्रॉब्लम है, हम कहेंगे हां, समस्या यह है कि जो ट्रांसफर फ्रॉम सेंटर है, अब इसे घटा दिया गया है, याद रखिएगा। कैसे घटा दिया गया है? राज्यों में जो हिस्सा होता था, यानी केंद्र के टैक्स में जो राज्यों का हिस्सा होता था, उसको कम कर दिया गया है, यानी डिक्लाइन इन टैक्स डेवोल्यूशन। कैसे? 14th फाइनेंस कमीशन, कई बार मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, वो कहता कि राज्यों को, उसने कहा था कि 42% हिस्सा मिलना चाहिए, कुल टैक्स में 100 रुपया आया, उसका 42 रुपया राज्यों को दे दो। ठीक है,
अच्छी बात है। केंद्र ने कहा ठीक है भाई, जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा हटा करके 41% हम देंगे। लेकिन इसी समय केंद्र ने एक नया तरीका निकाला, सेस प्लस सरचार्ज, यानी शिक्षा पर मान लीजिए जीएसटी भी है 18%, बट उसके साथ सरकार ने कुछ सरचार्ज लगा दिया, यानी सरकार को टैक्स पर भी, टैक्स रेवेन्यू पर भी एक रेवेन्यू मिल रहा है, जिसे हम सेस या सरचार्ज कहते हैं। और ये सेस और सरचार्ज का पैसा लगातार बढ़ता रहा है और इसमें राज्यों का हिस्सा सुनिश्चित नहीं होता, क्योंकि ये टैक्स तो है नहीं, ये तो सेस है या सरचार्ज है। तो इससे राज्यों की जो रियल शेयर है, वास्तविक हिस्सेदारी है, वो घट गई। आई होप आप समझ गए होंगे, पॉइंट इज क्लियर। फिर इसके बाद जब यहां पर एक तीसरा चार्ट, अभी आपको जब कंटेंट मिलेगा उसमें आप देखेंगे, जो ये तीसरा वाला चार्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ये वाला चार्ट 3, उसको जब आप देखेंगे तो उसमें साफ साफ आपको यहां पर दिखेगा कि केंद्र से, सेंटर से स्टेट, सीएस लिख रहा हूं, सेंटर से जो स्टेट को मिलने वाला ग्रांट और टैक्स शेयरिंग है, दोनों का रेशियो 2016-17 में 33% था, 2022-23 में 28% हो गया, यानी इसमें भी गिरावट आई है। आप देखिए, फिर जो चार्ट 4 है, ये जो चार्ट 4 है, इसमें भी समस्या है, यानी ये सेंट्रल की तरफ से जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये इसके साथ कनेक्टेड है। यानी चार्ट 4 हमें क्या बताता है कि सरकार ने जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सीएसएस, जैसे पीएम किसान, स्वच्छ भारत, मैंने जिक्र किया आपको, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, इन योजनाओं के लिए भी जो राज्यों को फंड मिलता था उसमें भी कमी की है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। यानी 2014 से पहले स्टेट की जो प्लान स्कीम होती थी, यानी राज्यों की जो योजनाएं होती थी, यानी जैसे कर्नाटक की योजना, कोई सुबुलक्ष्मी योजना, तो उसको ज्यादा पैसा मिलता था, ऐसे ही किसी भी स्टेट का, यानी स्टेट प्लान स्कीम्स को 2014 से पहले ज्यादा पैसा मिलता था। और इसके अलावा जो स्पेशल प्लान होते थे उसको भी खूब पैसा मिलता था। स्पेशल मतलब यह है कि किसानों को डायरेक्ट संबोधित करते हुए, आदिवासी को, किसी को, एक समूह को संबोधित करते हुए। लेकिन अब जो फंड है, यानी पहले क्या होता था 2014 के पहले, स्टेट और उसके साथ साथ स्पेशल प्लान्स की जो स्कीम होती थी उनको ज्यादा पैसा मिलता था। लेकिन अब जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसका मैंने चार्ट 3 के द्वारा बताया कि उसका भी शेयर कम हुआ, लेकिन फिर भी अब पैसा केवल इन्हीं को मिलता है केंद्र की तरफ से। जो राज्य अपनी कोई योजना बना रहा है उसको कोई पैसा नहीं मिलता, उसके लिए राज्य अपनी व्यवस्था स्वयं करे। इसका मतलब क्या है, निर्णय केंद्र लेता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का, पर राज्य भी उसका बोझ उठाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक की पिक्चर क्लियर हो गई? एक बार सब बच्चे बताएं, यहां तक की पिक्चर क्लियर हुई? आप कहेंगे हां सर क्लियर हो गई। अब यहीं से यूपीएससी जीएस पेपर 2 उछल करके आता है, बाकी तो सब मैंने समझा दिया है आपके सामने। संघीय ढांचे से संबंधित विषय, इश्यू एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर। तो यूपीएससी जीएस पेपर 2 में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है मेरे प्यारे बच्चों। और इस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है केंद्र और राज्य के बीच सहयोग, यानी कोऑपरेशन, और साझेदारी यानी पार्टनरशिप। तो सी प्लस पी है, और इनके जरिए ही नीति को बनाना और नीतियों का क्रियान्वयन करना, यानी दोनों का साथ आकर के काम करना। परंतु यह लेख क्या दिखाता है, आप मुझे बताइए, कि भारत में अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कमजोर हो रहा है। कहने का अर्थ है कि राजकोषीय केंद्रीकरण बढ़ रहा है, यानी फिजिकल सेंट्रलाइजेशन ये बढ़ रहा है। केंद्र सरकार अपनी नीतियों का प्रचार अधिक करती है, पर वास्तविक आर्थिक जिम्मेदारी राज्यों पर डाल देती है। यही यहां पर
आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो बस एक उदाहरण के रूप में यहां पर डाल दीजिएगा। यानी राज्य सरकारों ने अपने सीमित संसाधनों में भी सामाजिक क्षेत्र में, सोशल सेक्टर में ज्यादा पैसा खर्चा किया। स्कूल, अस्पताल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और ग्रामीण विकास, इन सब चीजों में। बट केंद्र सरकार के ऊपर आरोप इस आर्टिकल में लगाया गया कि ये जो भी खर्च है इनको पॉलिटिकल वेलफेयर नैरेटिव्स में बदल दिया है। यानी केंद्र सरकार अपनी योजनाओं का बखान करती है विज्ञापनों के द्वारा, हर चीज के द्वारा, चूंकि सारा सिस्टम उनके हाथ में है। और फ्री राशन, बहुत सारे बेनिफिट्स हम दे रहे हैं यानी केंद्र सरकार, जबकि उसका असली बोझ जो राज्य हैं वो उठा रहे हैं। कौन सा बोझ? फाइनेंशियल बर्डन, यानी वित्तीय बोझ। आप कहेंगे सर इसको एक एग्जांपल से भी समझाइए। 80 करोड़ लोगों को जो अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर मुफ्त राशन जो दिया जा रहा है, तो जो ये तो ठीक है, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा खाद्यान्न मिल गया। तो क्या आपको लगता है कि केवल अनाज का उपलब्ध हो जाना और आपके घर तक पहुंच जाना है जो वंचित लोग हैं? आप कहेंगे नहीं सर, तो कैसे पहुंचता है? यानी अनाज का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, अनाज देना केंद्र का काम है, लेकिन वितरण और लॉजिस्टिक्स, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको पहुंचाना, ये राज्यों की जिम्मेदारी है। आप स्वयं चिंतन कर सकते हैं। मजा आ गया? इतना ही नहीं, कोविड में हॉस्पिटल, टेस्टिंग, वैक्सीनेशन ड्राइव का लगभग 70% राज्यों ने स्वयं खर्च किया है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है इस पॉइंट को। तो यह लेख हमें विद डेटा एक गहरी सच्चाई दिखाता है कि भारत में जो सोशल एक्सपेंडिचर है उसकी वृद्धि केंद्र द्वारा नहीं बल्कि राज्यों द्वारा की जा रही है। राज्य सरकारें सीमित संसाधनों के बावजूद जनता के हित में अधिक खर्च कर रही हैं। वहीं केंद्र सरकार ने सेस और सरचार्ज बढ़ाकर राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता को कम किया। ऐसा डिस्कस है। अब यूपीएससी जैसा प्रश्न आए, क्रिटिकली आए तो आप इस प्रकार की अप्रोच लीजिएगा, नहीं आए तो मत लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आप बहुत बढ़िया ढंग से इस टॉपिक को समझ गए। यही इसमें डिस्कस है और यही प्रश्न अब एक बार आप लोग पढ़िए और मुझे बताइए कि क्या इस प्रश्न को अब आप हल कर पाने की स्थिति में, और टॉपिक 100%, 100% क्लियर हो गया कि नहीं, फटाफट बताइए। 100 मतलब 100, नॉट 89, 90। कर लेंगे, कमेंट करिए। ठीक है, आइए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। आप लोग इसको करेंगे, इसका आंसर आपको मिलेगा। बाकी अब टेस्ट सीरीज का समय एकदम आपके नजदीक आ गया है, तो यह फेज 1 है। स्वाभाविक है जो बच्चे इसमें छूटेंगे उनको दिसंबर में बिल्कुल नए ढंग से ये इसका एक, कुछ बच्चे कह रहे थे ना सर हम दिसंबर से ले लेंगे, अच्छी बात है, बट वो सब होता रहेगा। वो सब तो टेस्ट सीरीज तो साल भर चलती है। लेकिन अब जो बच्चे तैयारी का एक लेवल प्राप्त कर चुके हैं, 16 तारीख से युद्ध शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध प्रीलिम्स, एक बार फेल 3 से 4 साल आप पीछे चले गए। तो ये आता है आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों। और यूपीएससी प्रीलिम्स मेंटरशिप भी मेरी तरफ से दी जा रही, जो बच्चे लेना चाहे, यानी जो लगातार परेशान है प्रीलिम्स में। बाकी हमारे सारे फाउंडेशन कोर्सेज हैं, जो भी बच्चे आना चाहे। हिंदी लिटरेचर मैं स्वयं पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री ऑप्शनल मैं स्वयं पढ़ा रहा हूँ, मैं और रवि रंजन सर मिल करके। इसके साथ जनरल स्टडीज, प्री मेंस इंटरव्यू पूरी तैयारी, फाउंडेशन कोर्स 2 साल का, वो भी बिहार पीसीएस मेंस जैसे प्री का रिजल्ट आएगा क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। जनरल स्टडीज की टेस्ट सीरीज लगातार चलती रहती है। प्रीलिम्स का भी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। और सबसे ऊपर मेरी मेंटरशिप सुनील अभिव्यक्ति पर्सनल मेंटरशिप, जिसमें
ये सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे जो भी आपसे संबंधित होंगे, और उसके लिए अलग से आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, और मेरी पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलेगी। क्लासेस बाइलिंगुअल होती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, और ये हमारा लर्निंग ऐप है जिसके द्वारा आप हमारी क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। अब आइए, अगला टॉपिक आपके सामने आता है, श्रमिक पीछे रह गए और पूंजी मालिकों को लाभ हुआ। यानी इस दुनिया में जो कुछ भी बना, उसको बनाने में चार चीजों का योगदान रहा: लैंड, लेबर, कैपिटल और उद्यमी, यानी एंटरप्रेन्योर। तो यहां यही कहा गया कि जो कुछ भी बना पूरी दुनिया में, तो जो बनाने वाले हैं उनको नुकसान हुआ है, और जिन्होंने पैसा लगाया है, यानी जिनकी फैक्ट्री थी, उनको फायदा हुआ है। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, G20, अभी तक आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट पढ़ते थे विश्व असमानता पर, G20 की इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी ऑन ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट याद रखेगा, या केवल आप इतना कह दीजिएगा G20 की इनइक्वालिटी रिपोर्ट, तो भी बात हो जाएगी। वो बताती है कि 1990 से 2024 के बीच 56% देशों में, यानी जितने देश का इन्होंने आंकड़ा लिया है, उनमें से 56% में, यानी 100 देश हैं तो उसमें से 56 में नेशनल इनकम का कैपिटल शेयर बढ़ा है, जबकि लेबर शेयर घटा है। तो इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, टेक्निकल वर्ड है कैपिटल शेयर, यानी उद्यमियों का पैसा बढ़ा है और श्रमिकों का घटा है, बस यही आप याद रखिएगा। इससे अमीर और गरीब के बीच में इनकम इनइक्वालिटी तेजी से बढ़ी है, और इनकम इनइक्वालिटी को मापने का गिनी कोफिशिएंट याद रखिएगा, तो उसको भी आपको दिमाग में रखना है। अब ये टॉपिक आपके सामने है, आप देखिए। अगर ये टॉपिक है तो हमारे किस पार्ट से, जीएस पेपर 2, 3 इकोनॉमी, समावेशी विकास, उसके सामने चैलेंज इकोनॉमी। ऑब्वियस है, इकोनॉमी के सामने भी चैलेंज है कि क्या हम ग्रोथ को केवल जीडीपी की निगाह से देखें या डेवलपमेंट को साथ लेकर के चले। यहां पर भी गरीबी एवं भूख ऑब्वियस इससे बढ़ेगी, और मैं क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही। जीएस पेपर 1 सोसाइटी आप देख सकते हैं, गरीबी और विकासात्मक विषय, तो सारा सिलेबस और बहुत सारी चीजें, केवल इतना ही नहीं, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के हम लोग क्या कर रहे हैं इस स्थिति से, जो है लोगों को बचाने के लिए। जीएस पेपर 2 में 2025 में आपसे प्रश्न पूछता है, देख लीजिए। मतलब क्या 100% यह क्वेश्चन आज के टॉपिक से कनेक्ट है कि नहीं? 100% संसाधनों के स्वामित्व पैटर्न में असमानता गरीबी का एक प्रमुख कारण है। इनइक्वालिटी इन द ऑनरशिप पैटर्न, यानी स्वाभाविक है, जिसकी फैक्ट्री है उसकी इनकम है, वो तो जब चाहे ऑटोमेशन ला करके बहुत सारे लोगों को निकाल सकता है। यानी संसाधनों के स्वामित्व पैटर्न में असमानता, पूंजीपतियों के पास कंट्रोल है, तो ऑब्वियस है गरीबी का एक प्रमुख कारण है। और गरीबी प्रोसेस ऑफ डेप्रिसिएशन का शिकार है, और उनके पास जो लैंड है उसका स्वामित्व नहीं, जो रॉ मटेरियल उसका स्वामित्व नहीं, जो फैक्ट्री उसका स्वामित्व नहीं, तो स्वाभाविक रूप से स्वामित्व है नहीं, तो कहीं ना कहीं वो पीछे रहेंगे। और यही चीज इस आर्टिकल में भी डिस्कस की गई। पूंजी मालिकों को लाभ, श्रमिकों को हानि, बढ़ता हुआ अंतर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न और बहुत सारे, असमानता पर तो कितने प्रश्न आ चुके हैं। एथिक्स में भी आ चुका है कि हमारी विकास यात्रा ने वैभव के इनक्लेव केवल कुछ लोगों के लिए बनाए हैं, बाकी के लिए उन्होंने असमानता ही क्रिएट किया। ऐसा प्रश्न पूछा कि नहीं? एथिक्स में भी पूछा जीएस पेपर 4 में, जिसका मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूं। अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न करता हूं कि क्या आर्थिक विकास का अर्थ यह है कि हर व्यक्ति का जीवन सुधर रहा है? बोलिएगा, हर व्यक्ति। और इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ भी जोड़ करके चलिएगा कि वो क्या कह रहा है और रिपोर्ट क्या कह रही है। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या चाहता है। तो क्या आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ का अर्थ यह है कि हर व्यक्ति का जीवन सुधर रहा है? कमेंट करो भाई। आप लिखोगे हां सर, यस। तो अगर आपका जवाब हां है मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर क्यों दुनिया के अधिकांश देशों में अमीर, रिच और पुअर के बीच में जो ये मैरियाना ट्रेंच है, वो खाई इतनी गहरी होती जा रही है?
तो यही आज की रिपोर्ट है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है जरा देखिएगा आप, क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का पूंजी हिस्सा कैपिटल शेयर बढ़ा है और लेबर शेयर घटा है। यानी जो वर्कर हैं वो गिरे हैं, वर्कर पीछे रह गए हैं, जिसे हम कह सकते हैं वर्कर फॉल बिहाइंड। तो वर्कर गिरे हैं, पीछे रह गए हैं, और जो कैपिटल है यानी पूंजी गेन्स अहेड, यानी पूंजी आगे निकल गई। तो ये जो वाक्य है ये क्या बताता है? वर्कर फॉल बिहाइंड और कैपिटल गेन्स अहेड कि पिछले 3 दशकों का डेटा है ये, यानी 1990 का एक 10 वर्ष, फिर 2010 से 1 से 2010 तक का 10 वर्ष, और फिर अभी का 10 वर्ष, यानी कुल मिलाकर के 30 वर्षों का यह डेटा क्या बताता है कि जो पूंजी के मालिक हैं, पूंजी के मालिक है यानी जो कैपिटल ऑनर्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब हो गया यानी जो शेयर में, इन्वेस्टमेंट में या कंपनियों के मालिक हैं, उन्होंने अपनी आय को कई गुना, मल्टीपल फोल्ड बढ़ा लिया और श्रमिक मेहनत के दम पर वेतन कमाते हैं, पर उनकी आय लगभग ठहर सी गई है और छंटनी ऊपर से है मेरे प्यारे बच्चों। इसी परिवर्तन को G20 ने, आप देख सकते हैं, ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट के नाम से जारी किया है या दिखाया है मेरे प्यारे बच्चों। और शर्म बताने की आवश्यकता नहीं है कि विश्व में असमानता बढ़ रही, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए भी एक चैलेंज है। और असमानता क्यों नहीं? आप देख सकते हो हर जगह युद्ध की स्थिति है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, क्या ही नहीं है। और फिर ढेर सारे चार्ट है जो आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों। तो बहुत इजी है, जैसे मैं आपके साथ अभी आपको पीडीएफ में सारे चार्ट डिफाइन करके मिलेंगे, बस यहां मैं आपको समझा देता हूं। चार्ट 1 आप देख सकते हैं, हाई, मीडियम एंड लो इनइक्वालिटी कंट्रीज, यानी बताया गया है कि कहां पर असमानता बहुत ज्यादा, जैसे हाई इनइक्वालिटीज आप देख सकते हैं। बाप रे बाप, ये कलर देखिए ये। फिर इसके बाद कैपिटल एंड लेबर शेयर ऑफ नेशनल इनकम, चार्ट 2 में आपको बताया गया है कि, फिर चार्ट 3 में बताया गया परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन हाउस होल्ड विद लेस देन $100 इन कैपिटल इनकम, बाप रे बाप। फिर इसके बाद चार्ट 4 पब्लिक और प्राइवेट की संपत्ति बताता है। चार्ट 5 में जो मातृ मृत्यु दर वगैरह है उसके बारे में बताता है कि भैया पैसा कम है तो इस प्रकार की स्थितियां होंगी। तो एक एक चार्ट आप देखते चलिए। पहला चार्ट क्या कहता है? पहला चार्ट कहता है कि 83% देशों में हाई इनकम इनइक्वालिटी है, उच्च आर्थिक असमानता, यानी एक के पास 1 रुपया है तो दूसरे के पास 10 रुपया है। यानी देश की 90% जनसंख्या को रिप्रेजेंट करने वाले 83% देशों में हाई इनकम इनइक्वालिटी है। और आपको पता है यह असमानता कैसे मापी जाती है? गिनी कोफिशिएंट से मापी जाती है, आप सबको पता है। यानी अगर गिनी 0 आता है तो पूर्ण समानता है, परफेक्ट इनइक्वालिटी है, और अगर वह 1 की तरफ जाता है तो पूर्ण असमानता है। और भारत का इसमें जो गिनी कोफिशिएंट है वो है मेरे प्यारे बच्चों 0.47, यानी 0 से काफी दूर की तरफ है। तो हम भी मध्यम से उच्च असमान है, प्रीलिम्स के लिए रट लीजिएगा, मध्यम से उच्च असमान है। स्वीडन का, जो आप स्कैंडिनेवियन देश पढ़ते हैं, तो जैसे हम स्वीडन को देखें तो 0.25 है, यानी लगभग समान समाज है। ब्राजील का 0.53 है, जो बहुत ज्यादा असमानता का शिकार है, आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो पहला चार्ट आपको ये दिखाता है। दूसरा चार्ट अगर आप देखते हैं, ये अभी आपके पास जाएगा ना, तो एक बार आप इसको फिर देख लीजिएगा तो और भी आपको मजा आ जाएगा। अब दूसरा चार्ट आपको क्या दिखाता है? ये दिखाता है 1980 से 1984 तक का 2024 तक का ट्रेंड। क्या ट्रेंड दिखाता है? कि पूंजी का हिस्सा बढ़ रहा है, यानी मुनाफा, रेंट अपनी भूमि पर, कच्चे माल की कीमत, डिविडेंड यानी लाभांश में वृद्धि हो रही है, और श्रम यानी लेबर का हिस्सा घटा है, यानी मजदूरी और वेतन का हिस्सा
कम हुआ है, यह चार्ट तो दिखाता है मेरे प्यारे बच्चों। यानी 1980 में जो कैपिटल शेयर था वो लगभग 36% था, यानी 36% था मेरे प्यारे बच्चों, और अभी हो गया है 56%। मतलब कि 1980 में श्रम का हिस्सा ज्यादा था संपत्ति को प्राप्त करने में, लेकिन अब मशीनें आने लगी तो आप देख सकते हैं किसका हिस्सा बढ़ गया, 56। कौन कहता है कि मशीनें मानव श्रम को विस्थापित नहीं कर सकती? ये आंकड़ा दिखाता है कि मशीनें मानव श्रम को विस्थापित की है। अब ये सब डेटा कहां से आपको मिलेगा? एक यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था ना, प्रौद्योगिकी मानव शक्ति को विस्थापित नहीं कर सकती, टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस मैन पावर। क्या याद है आप लोगों को यह प्रश्न? और क्या यह डेटा जो चार्ट 2 में है कि 1980 में कैपिटल का जो शेयर था इकोनॉमी में वो 36% था, यानी 100 रुपए में से 36 रुपए पूंजी जो इन्वेस्ट करते थे, जो कंपनी बनाते थे, उनका था, बाकी का हिस्सा मजदूरों का था। लेकिन इसमें चार्ट में यह नहीं लिखा है कि मशीनों के आने से ऐसा हुआ। आप बिटवीन द लाइन जा रहे हैं तो मिल रहा है कि नहीं कि 2024 में 56% देशों में, मतलब कैपिटल शेयर में जो हिस्सा है इन्वेस्टर्स का, इन सब का, वो 56% हो गया, यानी मजदूरों का हिस्सा घटा कि नहीं घटा? कारण वही है, ऑटोमेशन, मशीनें, ग्लोबलाइजेशन, कारपोरेट का एक्सपेंशन। इन्होंने क्या किया? श्रमिकों की भूमिका घटाई और मशीनों और तकनीकों को प्राथमिकता दी। तो आप लिखिएगा, टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस मैन पावर। यह एक अर्थ में सही है, वो उसको भी आप जस्टिफाई करिएगा, लेकिन अगर हम यह डेटा देखें तो यह दिखा रहा है कि प्रौद्योगिकी मानव शक्ति को विस्थापित कर रही। और अगर हम भारत का भी एग्जांपल लें तो इंफोसिस हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, इन कंपनियों के प्रॉफिट लगातार बढ़े हैं, लेकिन कर्मचारियों की जो रियल वेज है वो स्थिर रही है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। पॉइंट इज क्लियर? फिर जो तीसरा चार्ट है वो बड़ा घबराहट पैदा करने वाला है, ये वाला चार्ट। ये जो तीसरा वाला चार्ट है बच्चों, ये तो बड़ी घबराहट पैदा कर रहा है, ये वाला चार्ट नंबर 3। ये वाला आप देखिएगा। अभी करोड़ों लोगों को साल भर में $100 से भी कम पूंजी आय मिलती है, $100 से कम, वो भी साल भर की बात मैं कह रहा हूं। यानी इसका मतलब क्या होता है कि $100 से भी कम पूंजी आय मिलती है। इसका मतलब होता है कि जिनके पास संपत्ति नहीं, वो पूंजी से कोई आय नहीं कमा पाते। अरे भाई, आपके पास अगर कैपिटल होगी तो आप क्या करेंगे? कहीं इन्वेस्ट करेंगे ना। करोड़ों लोगों के पास तो कुछ है ही नहीं, वो कमाएंगे क्या? जबकि पूंजी से ही पूंजी कमाई जाती है। यानी जिनके पास संपत्ति नहीं, वो पूंजी से कोई आय नहीं कमा पाते। तो क्या यहां प्रश्न यूपीएससी का बनता नहीं है? इस इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रूली इंक्लूसिव? क्या भैया जो आर्थिक समृद्धि है वो वास्तविक रूप में समावेशी है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है प्रश्न? तो ये डेटा आपकी बड़ी मदद करेंगे, बहुत सारे प्रश्न। और मेरे प्यारे बच्चों, जो आप देखोगे अगला डेटा है जो चार्ट 4 में है, ठीक है ना, ये वाला चार्ट 4, ये और भी आपको चौंकाएगा। ये चौथा क्या कह रहा है कि अगर इस समय काल में जिसमें हम एनालिसिस कर रहे हैं, यानी 1980 से 2024 के बीच में, तो जो प्राइवेट वेल्थ है, निजी संपत्ति है, वो लगातार बढ़ती रही है, और जो पब्लिक वेल्थ है, यानी सार्वजनिक संपत्ति, घटती रही है। सरकारी संपत्ति, यानी जो सरकार डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह करके अपना हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को दे देती है, 1991 के बाद से जो पब्लिक सेक्टर की यूनिट अगर आप भारत में देखते हैं तो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। जैसे अभी हाल फिलहाल में आपने एयर इंडिया का देखा, एयर इंडिया, एलआईसी, बीएसएनएल, इन सब का डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश हुआ, जिससे सरकारी संपत्ति घटी और निजी हाथों में धन का संकेंद्रण हो गया। रिजल्ट क्या हुआ? सरकार की वेलफेयर क्षमता घटी, चूंकि सरकार के पास फंड कम हुआ। पब्लिक स्पेंडिंग, अभी आपने पढ़ा, शिक्षा स्वास्थ्य पर पैसे का खर्च कम किया गया। अर्थव्यवस्था में इससे असमानता और बढ़ गई। कितना बढ़िया डेटा है। फिर इसके बाद आते हैं अगला और अंतिम, यानी चार्ट नंबर 5 पे, और ये वाला चार्ट नंबर 5 है।
इसमें क्या कहा जरा, जो माओ की मृत्यु होती है उसका इनइक्वालिटी से क्या संबंध है? तो जैसे स्वीडन, अभी आपने देखा, मैंने बताया कि स्वीडन में असमानता बहुत कम है। तो अगर असमानता नहीं है तो क्या होगा? वहां पर माताओं की बच्चा पैदा करते समय जो मृत्यु होती है वह रेट बहुत कम होगा कि नहीं होगा? बट अगर हम अमेरिका में जाएं और अमेरिका में जो अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है, और अगर हम भारत में मध्य प्रदेश जाएं, तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, यह मातृ मृत्यु दर क्या बहुत ज्यादा नहीं है? आप कहेंगे हाँ है। तो यह क्या दिखाता है? यानी पांचवां चार्ट क्या दिखाता है कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, अब यह सोशल इनइक्वालिटी में बदल रही है। पॉइंट को पकड़िएगा, यही सब शब्द यूपीएससी में आएंगे। आर्थिक असमानता सामाजिक असमानता में बदल रही है, जिससे ऑब्वियस है स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और जीवन स्तर सब प्रभावित हो रहे। तो यही बात यहां पर कही गई है, और ऐसा नहीं कि इसी रिपोर्ट में कही गई है, इसी चार्ट में कही गई है। अगर आप नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देखें लेटेस्ट, तो उसमें क्या बताया गया? उसमें बताया गरीबी घटी है, पर इनकम गैप और अधिक हुआ है। गरीबी घटी है लेकिन इनकम का गैप अमीर और गरीब के बीच में बहुत बढ़ गया है। अब इसका समाधान क्या? इस प्रकार की स्थिति से कैसे हम निपटे? क्योंकि आर्थिक समृद्धि के बिना तो सामाजिक न्याय नहीं, लेकिन सामाजिक न्याय के बिना तो आर्थिक समृद्धि बेकार है, और संविधान की प्रस्तावना का सामाजिक न्याय का आदर्श भी असुरक्षित रहेगा। तो क्या करना चाहिए? ऑब्वियस है, सबसे बेहतर सॉल्यूशन सबसे पहले होता है आईजीपी, इंक्लूसिव ग्रोथ पॉलिसी। समावेशी समृद्धि नीतियां लेकर के आइए, यानी स्वाभाविक है, जो मैं कहता हूं प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन को दूर करने के जो 6HR है ना, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कौशल, ट्रेनिंग, प्रोडक्टिविटी, उसको आप बढ़ाइए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो नहीं है, मुझे सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, यानी उच्च आय पर अधिक कर, निम्न आय पर कम कर। टैक्स जो बहुत ज्यादा कमाते हैं ना, जैसे हमारे इनकम टैक्स की 3 कैटेगरी है, तो यार जो तीसरी वाली ना, वो बेचारे जो जस्ट तीसरी कैटेगरी में होते हैं उनको बड़ा नुकसान होता है, और उसके ऊपर तो बहुत पैसा लोग कमा रहे हैं, लेकिन वो सब सेफ है। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, यानी जिसकी जितनी आय है, कोई कैटेगरी मत बनाओ, जिसकी जितनी आय है उसके अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगाओ। इसके अलावा लेबर वेलफेयर को और मजबूत बनाओ, यानी कि मजदूर कल्याण कानूनों को और मजबूत बनाओ। न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित रहे, खासकर भारत ऐसे देश में जो असंगठित क्षेत्र में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले श्रमिक हैं। इसके अलावा जो चौथा होता है वो पब्लिक एसेट बिल्डिंग, यानी सरकार को अपनी संपत्ति को मजबूत बनाना चाहिए, अंधाधुंध निजीकरण नहीं करना चाहिए। आप सोचिए बच्चों कि केवल सरकारी नौकरी के अलावा हमारे हिंदुस्तान में, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या कोई भी प्राइवेट सेक्टर की चीजें चाहता है? अरे सॉरी, सरकारी चीजें चाहता है? केवल सरकारी नौकरी के अलावा हर एक व्यक्ति जैसे ही सरकारी नौकरी में आता है उसकी हर पसंद निजी हो जाती, हर एक पसंद निजी। स्कूल निजी, अस्पताल निजी, क्लिनिक निजी, चाहे वो गांव का हो बंदा, चाहे शहर का बंदा। क्या ये सही है कि नहीं? सोचिए आप, सरकारें कितनी फेल है। स्वीडन वगैरह, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, सरकारें इसीलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि हेल्थ, एजुकेशन इन सब पर फ्री है। सब पढ़ो, खूब अच्छे से पढ़ो। लेकिन अपने यहां कोई ऐसा आते ही नहीं। हमारे यहां तो ये कि हम इतनी नौकरियां देंगे, और नौकरियों की नीड, चूंकि हम नौकरी करने वाले देश हैं, स्वाभाविक रूप से अगर आप नौकरी नहीं करते तो समाज में आपकी इज्जत ही नहीं। और जबकि अगर इतिहास लिखा जाए बच्चों, कल मैं इतिहास का कुछ बना रहा था बच्चों के लिए, और हिस्ट्री ऑप्शनल के नोट्स जो नए रिसर्च हुए हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता के पतन में मैंने नए नए पॉइंट रखे हैं जो शायद किताबों में नहीं मिलेंगे। आईआईटी पुणे इस ने जो रिसर्च किया है, इसी प्रकार से आईआईटी मुंबई, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं आईआईटी के द्वारा, वो सारे मैंने हड़प्पा सभ्यता के पतन वगैरह में दिए। कोई बच्चा हो तो एक बार कमेंट करो यहां पर कि हाँ सर। और
उस कंटेंट की सबसे बड़ी जो ताकत है, मैंने क्लाइमेट चेंज से जो जोड़ा है ना, और जो भारत का पूरा भौगोलिक ताना बाना है, उसको मैंने आज के रेफरेंस में डाला है, वो एक अलग लेवल का है। तो जब मैं वो बना रहा था, उस समय मैं इतिहास क्योंकि पढ़ रहा था, तो अंग्रेजों का कार्यकाल भी कुछ मैं 1-2 टॉपिक बनाने लगा उसी से जोड़ते हुए। कुछ था, तो एक बात मन में आई और जो आज भी आ रही है, अभी भी आ रही है कि अगर हम नौकरी करने वाले लोग ना होते मानसिकता के, तो शायद अंग्रेज हमारे ऊपर राज भी ना कर पाते। मैं सच कह रहा हूं बच्चे। अगर हम अब इसमें जो राष्ट्रीय आंदोलन करने वाले थे वो बिल्कुल भी शामिल नहीं, चूंकि वो लोग नौकरी करने वाले बिल्कुल नहीं थे। नहीं तो क्या गांधी और इन सबको कितना ऑफर हुआ होगा नौकरी करने का अंग्रेजों की। ये मैं 1885 के पहले की घटना बता रहा हूं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई, तो हमारी क्या नौकरी चाहिए हमें। तो एक मेंटेलिटी है कि हम अंग्रेजी सेना में ही काम करेंगे, अपने लोगों को गोली मारेंगे, लेकिन हम काम करेंगे अंग्रेजी सेना में। चिंतन कीजिएगा आप, ये मैं नहीं कर रहा हूं, इतिहास की किताब में लिखा है कि 1857 का विद्रोह ये सिपाहियों का विद्रोह नहीं था। जब अंग्रेजों ने कहा ये सिपाहियों का विद्रोह था, तो इतिहासकार जो इंडियन सपोर्टर्स वो कहते नहीं 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 नहीं, ये केवल सैनिकों का विद्रोह नहीं था, ये किसानों का विद्रोह था, क्योंकि जितने भी सैनिक थे वो अवध क्षेत्र के किसान परिवार से आते थे। तो ये पूरे देश के लिए लागू होती है। हम सब नौकरी पसंद लोग तब भी थे और नौकरी पसंद लोग आज भी हैं। हम फैक्ट्री बनाने वाले पहले भी नहीं थे और फैक्ट्री बनाने वाले आज भी नहीं है। फैक्ट्री बनाने वाले पहले क्यों नहीं थे, आप चिंतन कीजिए। उस समय भी जो सत्ता थी, राजा महाराजे थे, आप चिंतन कीजिए फैक्ट्रियां कितनी थी। और अंग्रेज तो फैक्ट्री ही बना रहे थे, यानी जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी डच की या पुर्तगीज की, वो तो फैक्ट्री ही बना रहे थे। बोलिए, क्या आते ही उन्होंने, हम क्या पढ़ते हैं प्रीलिम्स के लिए, सूरत में पहली फैक्ट्री कब बनी, मछलीपट्टनम में बनी कि सूरत में बनी, अंग्रेजों ने पहला कारखाना कहां खोला, कारखाना मींस फैक्ट्री। फ्रांसीसियों ने, ये यूपीएससी भी प्रीलिम्स में पूछा, फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना कहां खोला, डेन ने कहां खोला, डच ने कहां खोला। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? वो तो आके फैक्ट्री बना रहे, और अपनी फैक्ट्री जो वो औद्योगिक क्रांति के दौरान अपने देश में शुरू करे, उसके लिए आपको कच्चा माल के रूप में बदल रहे हैं। तो एक नौकरी की मानसिकता हमारे बीच में बहुत बड़ी, इसीलिए जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो चुनाव के समय में ऐसा नौकरी का धपाक से फेंकते हैं। और आप सोचिए, इतनी लिमिटेड सीट, इतनी ज्यादा डिमांड बहुत से लोगों को नहीं मिलेगी, फिर भी हम नौकरी 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 नौकरी, क्योंकि समाज में इज्जत ही नहीं। अगर आप बिजनेस करते हैं, व्यापारी खानदान है तब तो है, क्योंकि व्यापारी व्यापारी आपस में, बाकी मैं अन्य की बात कर रहा हूं। और फैक्ट्री इसी वजह से नहीं लग पाती, क्योंकि बचपन से बच्चे को एक ही प्रकार की पढ़ाई मिलती है कि तुम्हें जा करके आगे सरकारी नौकरी करनी। खैर, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो मुझे लगता है कि हम लोग ज्यादा फोकस है। तो सरकार का निवेश बढ़ाना चाहिए, गरीबों तक बैंकिंग और निवेश पहुंचना चाहिए, और महिलाओं और पिछड़े इलाकों में टारगेटेड योजनाएं चलानी चाहिए, जिसके द्वारा हम इस असमानता को दूर कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मजा आ गया? क्यों मेरे बच्चों? एक पंच लाइन दे रहा हूं जिसको याद करिएगा, निबंधों में यूज करिएगा, कि जब पूंजी आगे निकल जाए, जब पूंजी आगे निकल जाए और श्रमिक पीछे रह जाए, तो विकास का पहिया, दो पहिए होते हैं, एक तरफा घूमेगा, ये वाला खड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा। और ऐसी वृद्धि समाज में असमानता लाती है, असंतोष लाती है और अस्थिरता लाती है। यूपीएससी खुद ही प्रश्न पूछ चुका है, वितरण न्याय के बिना आर्थिक प्रगति अवश्य हिंसा को जन्म देगी, ये ऐसे में। और जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस वाले में, कि गरीबी एवं भूख आज भी सुशासन के सामने सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। आई होप यह एक डेटा ना हो, बल्कि विकास की दिशा जो हमारे देश में जा रही, एक चेतावनी हो। अर्थव्यवस्था को असली मजबूती तभी मिलेगी जब श्रमिक और पूंजी दोनों साथ बढ़ेंगे। और मुझे लगता है 2008 का निबंध भी मुझे एक बार यहां लगा देना चाहिए, सुशासन में मीडिया की भूमिका बहुत कमजोर है यार, इंडिया में मीडिया
मतलब मैं सच बता रहा हूं, हम लोगों की आवाज न कारखाने में तूती की आवाज है, लेकिन आप सच कह रहा हूं कि आज के 200-300 साल बाद डीपी अग्रवाल सर का ही शब्द रिपीट करता हुआ, जब भी मीडिया का इतिहास लिखा जाएगा, ये जो पिछले 30 से 40 वर्षों का जो इतिहास रहा है मीडिया का, वो मीडिया कुछ एक दो एग्जाम्पल्स को छोड़ दिया जाए तो मीडिया का इतिहास बहुत ही अंधकार में लिखा जाएगा, अगर अच्छे हिस्टोरियंस आते हैं तो। अगर विचारधारा वाले आते हैं, गोदी मीडिया, बिना गोदी मीडिया, इस प्रकार की जो चर्चा होती है, तो वो तो आपको अच्छे से पता है, एक समर्थक है, एक विरोधी है, बीच का कुछ है ही नहीं। आप सबको भी अच्छे से पता होगा। अगर कोई किसी को गोदी मीडिया कह रहा है, तो जो गोदी मीडिया कह के अपने आप को बहुत अच्छा मीडिया बता रहा है, वो भी भयंकर बायस्ड है। और जो गोदी मीडिया है, ऑब्वियस है, उसको नाम दिया गया तो वो बायस्ड है। यानी मीडिया विपक्ष का काम कर रहा है, मीडिया सत्ता पक्ष का काम कर रहा है। तो ये मीडिया थोड़े हुआ, मीडिया ये हुआ देश के डिस्कोर्स को बदल देना। मीडिया महाशक्ति है बच्चा, ये सब शब्द आप लिखिएगा। मीडिया में इतनी ताकत है, वह पूरा डिस्कोर्स बदल दे। अगर सभी चैनल्स पर चर्चा स्टार्ट हो जाए इन सब विषयों पर, देश के क्या चैलेंजेस हैं, तो फिर क्या होगा? पार्टियां प्रवक्ताओं को भेजेंगे, लेकिन तब कौन से प्रवक्ता उनकी पार्टी में चुने जाएंगे? जो बहुत इक्विप्ड होंगे नॉलेज के मामले में, स्किल के मामले में। तो फिर ये जो हिंसक बातें करते हैं, जोर जोर से बातें करते हैं, झगड़ा करते हैं चैनल्स पर, वो लोग नहीं आएंगे। और फिर ऐसे ही एक नैरेटिव सेट होगा और यूथ राजनीति की तरफ कनेक्ट होगा। कौन सा यूथ? जो नैतिक रूप से सक्रिय युवा है, एथिकली मोटिवेटेड जो यूथ है, वह कनेक्ट होगा राजनीति की तरफ। ये मैं किसी आदर्श से नहीं कह रहा हूं, यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा है। क्या प्रश्न पूछा है? कि प्रायः नैतिक रूप से सक्रिय युवा राजनीति में नहीं आना चाहते। यानी जो साधन और साध्य की पवित्रता में विश्वास रखते हैं कि हमको इलेक्शन जीतना है तो हम धन और बल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसे युवा राजनीति में नहीं आते, क्योंकि उनको पता कि करना ही पड़ेगा। ऐसे युवाओं को यूपीएससी ने ये नहीं पूछा था, यूपीएससी ने फिर आगे लाइन लगाई, ऐसे युवाओं को राजनीति में लाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? यानी कि यूपीएससी चाहता है कि अच्छे लोग राजनीति में आए, लेकिन आपका सुझाव क्या होगा? तो सुझाव ये जो मैंने बताया, क्या ये सुझाव मीडिया डिस्कोर्स को बदल दे? मैं सच कह रहा हूं, ये मीडिया है। मैं भले कह रहा हूं कि अंधकार में इतिहास लिखा जाएगा, ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। हो सकता है कि उनके अकॉर्डिंग में 100% गलत, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं उनके अकॉर्डिंग, लेकिन अपने अकॉर्डिंग में 100% सही हूं। और साथ में ये भी कह रहा हूं कि मीडिया कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी। डेमोक्रेसी में इतनी ताकत। 2019 का निबंध, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मीडिया बायस्ड, पूछा गया था बायस्ड मीडिया, पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था? बायस्ड मीडिया लोकतंत्र के लिए वास्तविक खतरा है, ये 2019 में आपसे निबंध पूछा गया। क्यों पूछा? क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि मीडिया ताकत है। 1 सेकंड बटन ऑन किया, चैनल घर घर पहुंच गया, बातें पहुंच गई, विचार पहुंच गए। तो जब ये डिस्कोर्स बदलेगा, तो ये डिस्कोर्स केवल राजनेताओं के लिए नहीं, स्कूलों के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, सबके लिए। और फिर मैं नहीं कह रहा हूं राम राज्य स्थापित होगा, ऐसा कभी कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन एक जो फैक्ट्रीज है, कम से कम वो देश में बनने लग जाएंगी। सिंपल सी बात है। फैक्ट्रीज पर चर्चा होने लगेगी, फैक्ट्रीज पर कोई चर्चा नहीं होती। ठीक है। तो आई होप आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। और अब इस प्रश्न को एक बार आप लोग देखिए और मुझे कमेंट करिए तुरंत कि क्या इस प्रश्न को आप एकदम से उड़ा देने की स्थिति में हैं कि नहीं। उड़ाना मतलब उड़ा देना मेरे प्यारे बच्चों। पढ़िए भाई। और यूपीएससी यही है, बस सुनते चलिए, रगड़ दिया जाएगा इस बार यूपीएससी। कारण, परिणाम और उपाय, क्या तीनों मैंने सब समझा दिए कि नहीं? कारण है, परिणाम तो रिपोर्ट कही रही, और नीतिगत सुझाव। इसका आंसर आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों विस्तार के साथ। ठीक है। अब जरा इस टॉपिक को पढ़िए और इसको केवल एग्जाम्पल के रूप में यूज करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाएं सबसे बड़ी अल्पसंख्यक है, संसद में उनकी घटती उपस्थिति पर। पहले केस पढ़िए।
ठीक है, चलो भाई बताओ। इसमें कुछ भी बताने लायक नहीं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिलाएं भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक लार्जेस्ट माइनॉरिटी है और संसद तथा विधानसभा में उनकी राजनीतिक भागीदारी घट रही है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम यानी 106 संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के कार्यान्वयन पर सुनवाई के दौरान दी गई थी। मतलब एक याचिका दायर की गई, उस याचिका में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गई, उस याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम जिसके द्वारा पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, जिसमें सेंटर और स्टेट यानी सेंटर की पार्लियामेंट, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों आएंगे, दोनों में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलेगा, उसके इंप्लीमेंटेशन में देरी हो रही। यह याचिका गई थी और उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि भाई सबसे बड़ी अल्पसंख्यक महिलाएं। तो अब ये शब्द आप रटिए, इसको जहां मर्जी हो उड़ाइए मेरे प्यारे बच्चों। अब जब इस पर सुनवाई हो रही थी, उन्होंने क्या क्या बातें कही वो आपके सामने रखता हूं। महिलाएं देश की आबादी का लगभग 49% है। अब एक एक मैं यहां पर डेटा लिखता जाता हूं जिससे, यानी महिलाएं हैं ऑलमोस्ट 49%, और इनकी, सॉरी, इनका पार्टिसिपेशन कितना, इनकी भागीदारी कितनी है संसद में? ओनली 14%। इसी को उन्होंने कहा अल्पसंख्यक है, वो लार्जेस्ट माइनॉरिटी है। तो अब जहां पर भी लैंगिक विषमता और उसका रिजल्ट दिखाएंगे, इनका यह स्टेटमेंट उठा के आपको चेपना है और उसको अंडरलाइन कर देना है मेरे प्यारे बच्चों। और वो सारी बातें मैंने बताई कि 33% आरक्षण मिलेगा, लेकिन यह लागू कब होगा? याचिकाकर्ता ने कहा इसको लागू करना चाहिए, लेकिन लागू तब होगा जब अगली जनगणना यानी सेंसस हो जाएगा और परिसीमन हो जाएगा, यानी जनगणना, जनगणना के बाद परिसीमन, और उसके बाद ही ये लागू हो पाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब यहां पर आता है, सुप्रीम कोर्ट ने इसी विषय को ध्यान में रखते हुए कहा है कि राजनीतिक न्याय भी उतना ही जरूरी है जितना सामाजिक और आर्थिक न्याय। और संविधान की प्रस्तावना आप लोग याद रखिएगा, उसके बाद इसमें डाल दीजिएगा। बाकी और कुछ भी नहीं, यानी एक न्यूज थी, बस इसको यूज करना है आप लोगों को। ठीक है, भारत के संविधान में महिलाओं के लिए जो जो आर्टिकल्स हैं उसको आप निकाल लीजिए। और GS1 सोसाइटी, अब जब लार्जेस्ट माइनॉरिटी कहा जा रहा है तो महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन, पितृतंत्र क्या है, महिलाओं की स्थिति को कैसे, बहुत सारे प्रश्न यहां से आते हैं। टाइम एंड स्पेस में महिलाओं को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ये सारे प्रश्न आपको पूछे गए हैं। तो अब ये स्टेटमेंट में आ जाएगा। एनजीओ वगैरह की भूमिका महिला के विकास में, इसलिए मैंने एनजीओ लगा दिया है। और अगर ऐसा है तो क्या ये नीति शास्त्र की दृष्टि से उचित है? बहुत सारी बातें। अब देखिए, 2023 में आपसे प्रश्न भी पूछा कि भारत में राज्य विधायिकाओं में महिलाओं की भागीदारी को सिविल सोसाइटी कैसे मजबूत बनाती है, यानी सिविल सोसाइटी की क्या भूमिका है महिलाओं को राजनीति में लाने में। आप देखें, आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो उस समय चर्चा में था, आपसे पूछा गया। फिर इसके बाद हर जगह महिलाओं पर ना जाने कितने क्वेश्चन है, तो इसको आपको मुझे अलग से कराने की जरूरत नहीं। इस प्रश्न को आप पढ़िए और मुझे बताइए क्या आप कर पाएंगे, क्योंकि एज ए एग्जाम्पल इसको लेंगे। वुमेन पर हम लोग रोज ही करते रहते हैं कुछ ना कुछ टॉपिक, और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसको आप बस, केवल मैंने इसलिए उसको लगाया जिससे आप वो शब्द रट जाए, लार्जेस्ट माइनॉरिटी। ठीक है, तो लार्जेस्ट माइनॉरिटी। ठीक है बच्चे। अब कॉप 30 पर आज बहुत सारे टॉपिक आए थे बच्चों, ठीक है ना, यानी अब इंप्लीमेंटेशन पर फोकस होगा। ठीक है, बट एक बड़ी जबरदस्त अचीवमेंट हुई है इस पेपर के शुरू होने से पहले मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए, आज के 3 से 4 आर्टिकल इसी विषय से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा, एक ये हो गया।
6 नवंबर 2025 को ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने कॉप 30 शिखर सम्मेलन के दौरान एक नए वैश्विक कोष, जो कि कॉप 30 के फोरम से नहीं हुआ, उसके पहले हुआ, उसकी साइड में हुआ है, याद कर लीजिएगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। लीजिए, आउट है प्रीलिम्स के लिए। क्या है ये? अभी से आउट है, इसको आपको रट लेना है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी नामक एक इनिशिएटिव लिया है, एक नवाचार लिया है। अब ये क्या है, इसके बारे में आपको पूरा विस्तार से मैं पढ़ा दूंगा। तो ऑब्वियस है, पर्यावरण संरक्षण का एक बहुत बड़ा कदम है, और क्योंकि यह एक ग्लोबल ग्रुप कॉप 30 है, तो इसलिए आईआर भी लगा दिया गया है। कॉप 30 के मंच से क्या होगा, हो सकता है जीएस पेपर 2 आईआर में भी आपसे पूछा जाए। ऐसे एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी ऐसे हो, आप यहां पर उसको यूज कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना? तो ये क्या है, इसके बारे में एक दो पॉइंट आप लिखें। क्या है? कॉप 30 के पहले हो रहा है, याद रखिएगा। कॉप 30 कल से स्टार्ट हुआ है, 10 नवंबर से, और अब आज रात तक इसके आउटकम्स आएंगे, तो कल आर्टिकल में हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो बना है TFF मेरे प्यारे बच्चों, ये बना है 6 नवंबर को, और ये क्या है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। ठीक है ना? ये बनाया गया है, और एकदम कंफ्यूज मत होइएगा। कॉप 30 का जो ऑफिशियल सेशन है वो 10 नवंबर से 21 नवंबर तक चलेगा, पर इसको 6 नवंबर को ऑन द साइड लाइन ऑफ कॉप 13, ऑन द साइड लाइन यानी कि ऑब्वियस कॉप 30 10 से हो रहा है, लेकिन बहुत सारे देश वहां पर और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो जिस देश में भी होता है वो देश अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाने के लिए कुछ नई घोषणाएं कर देता है। तो यह एक नई घोषणा है जो कॉप 30 के मंच से नहीं है। उसके साथ जैसे हमने क्या बनाया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो वैसे ही ऑन द साइडलाइन ऑफ कॉप 30 के रूप में इसे लॉन्च किया गया है, यानी कि कॉप 30 के मंच पर नहीं, ब्राजील के बेलम में ही इसे लॉन्च किया गया, ब्राजील के इनिशिएटिव से मेरे प्यारे बच्चों। और क्यों लॉन्च किया गया है, प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा, विश्व के जितने भी उष्ण कटिबंधीय वन हैं उनको आर्थिक रूप से लाभदायक बनाना, ताकि देश उन्हें काटने के बजाय संरक्षित करने के लिए प्रेरित हो। उष्ण कटिबंधीय वन एकदम से अपने दिमाग में रख लीजिए। यानी अब आप वह निबंध याद करिए यूपीएससी का, जो आपसे पूछा गया था। क्या पूछा गया था? वन आर्थिक उत्कृष्टता के सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं, पूछा था ना। इकोनॉमिक एक्सेलेंस के सबसे अच्छे सोर्स होते हैं फॉरेस्ट, ये प्रश्न पूछा गया। ये वही है, TFF वही इकोनॉमिक एक्सेलेंस प्राप्त करने के लिए अपनाया गया है। आप सोचिए कि कैसे निबंध सब आपके सॉल्व हो सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब सोचिए, जब भी हम विकास की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? तेरी अच्छी अच्छी सड़कें, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स, ढेर सारी इंडस्ट्री, बिजली, इस प्रकार की चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। पर मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा एक चीज आपको याद रखना है कि क्या हम या इस व्यवस्था में लोग सोचते हैं कि इन सबके बीच जंगलों का क्या हुआ? इन सबके बीच जंगलों का क्या हुआ? ठीक है, यानी विकास और पर्यावरण के मध्य हमने संतुलन नहीं बनाया। यही यूपीएससी का भी प्रश्न था कि ऐसी फिजिबल स्ट्रेटजी बनाइए जिससे विकास और पर्यावरण के बीच में हम संबंध को मजबूत करता हुआ चले। यानी विकास और पर्यावरण के मध्य का जो संतुलन है, आज दुनिया के सामने एक पैराडॉक्स, एक विरोधाभास है। जबकि मरे हुए जंगल भी बहुत मूल्यवान होते हैं, यानी जंगलों को जिंदा करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन कहा जाता है कि मरे हुए जंगल आज जिंदा जंगलों से ज्यादा मूल्यवान है। विकास की प्रक्रिया में हमने ऐसा मान लिया है। अब आप कहेंगे सर, मरे हुए जंगल मतलब?
पेड़ों को काटो, लकड़ी बेचो, सोया पाम जैसी फसलों के लिए जंगलों को काटो। इससे क्या होता है? तुरंत पैसा मिलता है। यानी कि जंगल को मार दो तो तुरंत पैसा कमाओगे, लेकिन अगर जंगल जिंदा नहीं रहे तो फिर भविष्य में आप स्वयं मर जाओगे। इस विषय पर कोई चिंतन नहीं कर रहा है। जबकि खड़े वही, यानी जो जीवित जंगल हैं वो किस प्रकार से हमें मृत्यु से बचाते हैं। तापमान नियंत्रण में उनकी भूमिका है, वर्षा में उनकी भूमिका, ऑक्सीजन में उनकी भूमिका है, बायोडायवर्सिटी में उनकी भूमिका है। क्या इसका कोई मार्केट वैल्यू लग सकता है? आप बताएं। तो इसी असंतुलन को दूर करने के लिए और विकास और पर्यावरण के मध्य एक फिजिबल स्ट्रेटजी के रूप में मेरे प्यारे बच्चों, COP 30 के दौरान, उसके मंच से नहीं, प्रीलिम्स में कंफ्यूज मत होइएगा, यह ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी बनाया गया है। ठीक है ना? 6 नवंबर को ही हमारे सामने आया था। और इसकी एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है वो यही है कि ये ब्राजील कौन है? ये भी ग्लोबल साउथ का देश है। यानी हम सब ग्लोबल साउथ वाले देश, विकासशील देश हैं। तो ग्लोबल साउथ अब क्लाइमेट पर लीडरशिप करने जा रहा है। यह ब्राजील की पहल इस बात को दिखाती है, और हम भी अपने यहां जब भी होता है तो हम भी इस प्रकार का इनिशिएट लेते। तो ये क्या है? TFF मेरे प्यारे बच्चों, एक आत्म, इसके बारे में लिख लेते हो, अस्थाई यानी परमानेंट आत्म वित्त पोषित निवेश कोष, यानी परमानेंट सेल्फ फाइनेंस इन्वेस्टिंग फंड है। आप देखिएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में TFF ना पूछे, अब आपसे पूछे अस्थाई आत्म वित्त पोषित निवेश कोष क्या है, जो हाल में समाचारों में चर्चा में रहा। पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? तो यूपीएससी यहां से पकड़ लेता है, यहां से पकड़ लेता है। तो पहले इसका उद्देश्य क्या है, तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। उन देशों को प्रोत्साहन देना जो उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल वनों को बेहतर ढंग से डेवलप करते हैं, उनको बनाए रखते हैं, यानी वो उनका संरक्षण करते हैं। सिंपल सी बात है। लेकिन अब आता है कि अस्थाई आत्म वित्त पोषित निवेश का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसका मतलब होता है कि एक फंड बनाया जाएगा, एक कोष एक बार बनाया जाएगा जो हमेशा चलता रहेगा। ठीक है? मान लीजिए इसमें मूल राशि 100 रुपए डाल दी गई, तो ये जो 100 रुपया है इसको क्या किया जाएगा? इन्वेस्ट किया जाएगा। जैसे आप और हम बिजनेसमैन ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, शेयर में, स्टॉक में, म्यूचुअल फंड्स में, वैसे ही ये जो 100 रुपया विभिन्न देश जो सहयोग करेंगे, जो इसके सदस्य बनेंगे, तो जो पैसा लगाएंगे, मान लीजिए 100 रुपया इकट्ठा हो गया, तो क्या करेंगे? इसको इन्वेस्ट किया जाएगा, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, ग्रीन बॉन्ड्स में। आई होप आप समझ गए। इससे क्या होगा? यानी जब बॉन्ड में निवेश करेंगे तो उनको एक निश्चित लाभ मिलेगा, और जो 100 रुपए पर इनको लाभ हुआ 120 रुपया, तो ये जो 20 रुपए हुआ यह उन देशों को दिया जाएगा जो उष्ण कटिबंधीय वनों का बेहतर ढंग से संरक्षण कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना? और इसका फायदा होगा, शब्द इस्तेमाल किया गया अस्थाई आत्म वित्त पोषित निवेश कोष। अब तो समझ गया, अस्थाई यानी 100 रुपया जो आया वो तो हमेशा उतना ही रहेगा। इन्वेस्टमेंट से हम पैसा कमा करके उन देशों को देंगे जो उष्ण कटिबंधीय वनों का बेहतर ढंग से ख्याल रख रहे हैं। यानी मूल पैसा जस का तस बना रहेगा, इसीलिए इसे परमानेंट कहा गया है। और सेल्फ फाइनेंसिंग का मतलब हो गया कि यह जो फंड है यह स्ववित्त पोषित है, मतलब बार बार दान या सहायता किसी से नहीं मांगेगा। यह अपने निवेश से मिलने वाली कमाई से खुद को चलाएगा। वो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है ना? क्लियर बेटा? तो बस यही है जो आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ लेना, और इसको धारित आर्थिक विकास के लिए पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का परिरक्षण आवश्यक है, उसमें भी लगाइए। इकोलॉजिकल कंसिडरेशन, विकास में बाधा कोई आवश्यक नहीं, उसमें दोनों निबंधों में आप इसको लगाइए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट एक्शन आर्टिकल, जो टारगेट 13 है, 13वां क्लाइमेट एक्शन सतत विकास लक्ष्य, उसमें लगाइए। पर्यावरणीय नैतिकता की दृष्टि से ये एक बहुत बड़ी पहल है, उसमें लगाइए। जहां मर्जी लगाइए, इट्स अप टू यू। ठीक है?
हो गया मेरे बच्चों, मजा आ गया? अब जरा इस प्रश्न को पढ़िए और क्या बताइए, दौड़ा करके इसका लाभ आप तैयार कर देंगे कि नहीं कर देंगे? फटाफट चलिए। सबको क्लियर है ना बेटा? फटाफट बताओ भैया, सबको क्लियर है कि नहीं? क्योंकि सबको क्लियर है तबे मजा है, अदरवाइज कौनो मजा नहीं। और मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? आ गया मेरा फेवरेट टॉपिक। कसम से बेटा तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा मेरे इस टॉपिक को फेवरेट कहने के पीछे। ये अभी मैं जैसे वो एक खलनायक था ना, जीवन अगर उनकी लैंग्वेज में इस टॉपिक को कास्ट में पढ़ा पाता। पहले मैं मिमिक्री भी बहुत अच्छा करता था स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन अब काफी टाइम से प्रैक्टिस नहीं, तो ये टॉपिक मुझे उसी अंदाज में पढ़ाने का मन कर रहा है। एन एक्सपर्ट एक्सप्लेन, भारतीय विज्ञान नोबेल पुरस्कार विजेता क्यों नहीं बन पाते, या भारत का जो विज्ञान का इकोसिस्टम है, हमारे पास भी तो ना बहुत सारे इसरो है, CSIR है, ICMR है, भाभा, DRDO है, बहुत सारे संस्थान है, बहुत सारे IITs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, लेकिन फिर भी हमारे यहां नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं दिया जाता? इसको मैं पढ़ाने से पहले, मतलब इस आर्टिकल में, ये मेरा बड़ा आज का फेवरेट है बच्चों। भारत ने लगभग 100 वर्षों से विज्ञान के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं दिया। यह केवल R&D पर खर्च करना ही नहीं है, यानी केवल हमारे पास पैसा नहीं है, नहीं। पैसा तो आपको अच्छे से पता है, इसरो के पास भी कम है, लेकिन इसरो के लीडर कितने अच्छे रहे अभी तक के। तो कमी कहां है? ये पैसे की नहीं, नेतृत्व की, सिस्टमैटिक ट्रांसपेरेंसी की और विजन की, इन 3 चीजों की कमी है। जिस विषय को मुझे बताना है, मेरा उद्देश्य क्या है बच्चों, वो ये बताना है, जैसे आपसे एक प्रश्न पूछा गया था, अभी आपको PDF में सारा IQIP मिल जाएगा। याद है आपको, UPSC ने आपसे प्रश्न पूछा था कि GS पेपर 2 शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव संसाधन में प्रश्न आपसे पूछा गया कि भाई भारत में विज्ञान की जो शिक्षा है वो हायर जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर अब पॉपुलर नहीं रही है, वहां पर अब मैनेजमेंट हो गया, प्रशासन हो गया, इन विषयों की पढ़ाई कराई जाती है। ऐसा क्यों है? यानी विज्ञान की शिक्षा भारत में क्यों नहीं? ऐसा यही एग्जैक्ट प्रश्न था कि नहीं, कि विज्ञान की शिक्षा भारत में क्यों नहीं? तो वो भी आज आपको सिखाने जा रहा हूं, विज्ञान की शिक्षा हो या कोई भी शिक्षा हो। और आप सब अपनी लाइफ में इसको नोट करेंगे, आप IAS बनेंगे, कुछ भी बनेंगे अपनी लाइफ में, आपको हर पल ये महसूस होगा। और मैं हमेशा इस वाले पॉइंट पे कि यार मेरे सर इस बात को कहते रहे, जब तक मैं उनके पास पढ़ता रहा, तो ये बात वो हमेशा कहते थे। अब इसको आप एक कहानी के रूप में समझिए, और चलिए आपको लेके चलता हूं वर्ष 1930 में। कहां लेके चलता हूं? वर्ष 1930 में। मेरे प्यारे बच्चों, कोलकाता का एक छोटा सा प्रयोगशाला कक्ष, CB रमन साहब का नाम आप सबको याद हो गया। ये अपने प्रयोगों में रमन इफेक्ट यानी रमन प्रभाव खोजते हैं, और पूरी दुनिया भारत की वैज्ञानिक प्रतिभा को सलाम करती है। ये वो आखिरी बार था जब भारत के किसी वैज्ञानिक ने भारत की धरती पर रहकर विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीता। अब जरा लौटिए, आज हमारे पास क्या नहीं? उस समय तो हमारे पास इसरो नहीं था उस समय तो हमारे पास DRDO नहीं था, उस समय तो हमारे पास CSIR नहीं था, उस समय तो हमारे पास IITs और एम्स और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे विशाल संस्थान नहीं थे ना? आज तो है। इसके साथ 21वीं सदी की तकनीकें भी, AI भी है, और यूथ साइंटिस्ट, युवा वैज्ञानिकों की एक सेना भी है। फिर भी 1 सदी बीत गई है, 100 वर्ष बीत गए हैं, और भारत में कोई विज्ञान का नोबेल नहीं है। ये वही स्वप्न है जो हमें सोने नहीं देता। 2015 का ऐसे उठा करके
लिखिए करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव आर टू कीज टू सक्सेस। स्वीकारों का साहस स्वीकार कीजिए और सुधार के लिए काम कीजिए। विजनरी डिसीजन लीजिए, क्योंकि अंतर्ज्ञान और तर्क यह कह रहा है कि भारत में वैज्ञानिक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि ऐसा क्यों है? वो कहते हैं केवल पैसों की कमी इसका रीजन नहीं, इसका और भी रीजन है। यानी जो सिस्टम में रिजिडिटी है, प्रणालियां जकड़ी हुई हैं और विजनरी लीडरशिप का अभाव है, नेतृत्व में विजनरी लोग नहीं है। प्रणाली के जकड़न का मतलब क्या होता है? यही है जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। और ऑब्वियस है, अब जकड़न को जरा समझिएगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की एक प्रोफेसर है, उनका आर्टिकल यहां कोट, मतलब उनका एक स्टेटमेंट यहां पर कोट किया गया है। हमारे संस्थान, यानी जितने भी संस्थाओं का मैंने जिक्र किया, वो ज्ञान के मंदिर नहीं बल्कि नौकरशाही के किले बन गए हैं। यानी वहां पर भी ब्यूरोक्रेसी आ गई। आज भारतीय विज्ञान संस्थानों में वो कहती हैं कि क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता की जगह कंट्रोल ने ले ली। यानी हर एक लीडर केवल अपनी कुर्सी बचाना चाहता है, विचार को जगाना नहीं चाहता है। जैसे मान लीजिए मैं एक मीटिंग में जाऊं, मान लीजिए मैं बेंगलुरु गया एक मीटिंग में। अब मैं मीटिंग में इतने इनोवेटिव विचार रख दूंगा कि सामने वाला, सच बता रहा हूं बेटे, इसलिए नहीं ज्ञान, इसलिए क्योंकि जब आप परिश्रम करते हैं, काम करते हैं, आप कितना सीख सकते हैं। लोग कहते हैं कि अगर आप एक छोटी सी किताब पढ़ लीजिए, इतनी छोटी सी, कोई किसी राइटर की आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और मैं तो 2014 से पहले 10 वर्ष की तैयारी में ना जाने इंडिया की कितनी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ गया, साहित्य पढ़ गया। हिंदी साहित्य का इतना बड़ा सिलेबस, उससे ज्यादा दुनिया में कोई पढ़ ही नहीं सकता साहित्य। इतिहास का इतना बड़ा सिलेबस पढ़ गया 10 साल तक, दोनों मेरे ऑप्शनल रहे। उसके बाद 2012 से पत्रिका निकाल करके दुनिया के सारे अखबारों को रोज पढ़ता हूं, लिखता हूं, पढ़ाता हूं, लिखाता हूं, इतना करता हूं। इसलिए ये बात कह रहा हूं कि यानी मैं प्रेजेंटेशन दूंगा तो कोई कितना भी स्किल होगा यूपीएससी की फील्ड में, मैं 4 पॉइंट उससे बेटर, और इसलिए नहीं, ज्ञान के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए भी और किसी और के लिए भी मैं बना दूंगा। लेकिन होगा क्या? अब जैसे मान लीजिए, मैं अपना एग्जांपल देके आपको समझाने, इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। इसको ये नहीं समझना है कि मैं कुछ और बता रहा हूं, विजुअलाइज कीजिए आप। तो मैं स्किल्ड, अब मैं गया, मैंने प्रेजेंटेशन दी, या आप स्किल्ड, आप गए प्रेजेंटेशन दिया। आप टीम में जो वहां 8 लोग और बैठे हुए हैं, उसमें कोई फाउंडर का खास होगा, कोई सीईओ का खास होगा, कोई कुछ होगा, किसी को अपना वर्चस्व, यानी अभी आपने पढ़ा ना कुर्सी का कंट्रोल, कि यार ये तेज आदमी कहीं कुर्सी कंट्रोल ही ना हाथ से निकल जाए। अब वो क्या करेगा? समीकरण वहां से बनाना स्टार्ट। और हमारे जैसे, यानी जो भी स्किल्ड लोग होते हैं, जिनके बारे में मैंने बोला क्रिएटिव होते हैं, वो इधर की लकड़ी उधर करने में बिलीव नहीं करते हैं। वो चुपचाप आएंगे, अपना काम करने लग जाएंगे, लेकिन उनके अगेंस्ट वो एटमॉस्फेयर बनाने के लिए, अरे ये तो बड़ा अच्छा, लेकिन एक बोर्ड है, एक वहां वाला बोर्ड कह रहा था कैसा है, ऐसा है, इसके अंदर ये है, कंपनी को नुकसान पहुंचा देगा। समझ रहे हो आप? क्या ऐसा आप देख पाते नहीं? राजनीतिक पार्टी में भी आप देखिए, बिहार का इलेक्शन देखिए, एक भाई को निकाल दिया गया पार्टी से, चिंतन कीजिए आप। हर जगह कंट्रोल है, क्रिएटिविटी को सम्मान नहीं। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं, वो लोग क्या करते हैं उससे फर्क नहीं। लेकिन आप कहीं पर भी देखिए, आज भारतीय राजनीति से आप देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बनाया, जो आज है, वो राम मंदिर उनके द्वारा दिया गया मुद्दा है। इसको आप कोई माइकलाल, इतिहास जब लिखा जाएगा तो छीन नहीं सकता। मंदिर अब बना है, मुद्दा उनका था। अब वो क्या था, कानून उस पर क्या, सुप्रीम कोर्ट, वो सारा कुछ हो चुका है। आज वो कहां है? तो मैं कहना चाहता हूं कि हर जगह कंट्रोल है, क्रिएटिविटी नहीं, क्रिएटिविटी को सम्मान नहीं। मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था सचिन पायलट जी और ऐसे बहुत सारे लोग जो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके गए, वो उनकी समस्या क्या है कि जब वो मिलना चाहते हैं तो बड़े नेता से मिलने नहीं दिया जाता। क्रिएटिविटी, नई उम्र के इतने तेज लोग, लेकिन क्या होगा?
तो ये हर जगह है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो यही कहा गया कि भारत में हजारों प्रतिभाशाली वैज्ञानिक हैं, पर उनमें से कई को परमानेंट पोजीशन तक नहीं मिल पाती है, लिखा गया है। क्यों? क्योंकि हमारे संस्थानों में फिर वही है, क्रिएटिविटी को सम्मान नहीं है, सिफारिश, पेट्रोनेज, इसकी सिफारिश इसको ले लो, क्षेत्रीय पक्षपात, रीजनल बायस कि भाई इसमें हमारे यहां वाला रहेगा, और नेटवर्किंग की, आप कितना अच्छा आपका नेटवर्क है, तो नेटवर्किंग ने मेरिट को पीछे छोड़ दिया है। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या हमारे वैज्ञानिकों का मूल्यांकन उनके शोध के गुण, क्वालिटी ऑफ रिसर्च से होता है या कनेक्शन से? आर्टिकल तो कह रहा है कि कनेक्शन से। तो कनेक्शन से आपको पोस्ट मिलती हैं। आप ट्रस्ट करिएगा, अगर आप ईमानदार हैं, आप प्रेजेंटेशन देते देते थक जाइएगा और सामने वाले से कहिएगा भी कि मुझे काम नहीं चाहिए, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन आपकी सुनी नहीं जाएगी। क्योंकि क्रिएटिव लोग आ, अच्छे सबको लगते हैं, लेकिन पसंद उन्हें कोई नहीं करता। उन्हें पता है कि ये डर है, अगर आप क्रिएटिव नहीं है तो आप सामने क्रिएटिव वाले से डर जाएंगे। जबकि आपको मैं अच्छे से बताऊं, मैंने किस बात से आर्टिकल की शुरुआत की थी, मुझे बताना इस आर्टिकल की, कि जो क्रिएटिव होता है वो इधर उधर करने में बिलीव नहीं करता, वो अपना काम करने में बिलीव करता है। तो इसलिए क्रिएटिव से तो किसी को डरना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि क्रिएटिव खुद डरपोक होता है। क्रिएटिव क्या होता है? डरपोक होता है। उसको लगता है कि यार अगर मैं इधर उधर मामलों में, यानी इधर की लकड़ी उधर करना, इधर बैठ करके उधर उधर बात करना, तो उसको इतना काम करना वो कर ही नहीं पाएगा। तो ये क्रिएटिव से तो कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिव से बड़ा डरपोक इंसान आप पा ही नहीं सकते। क्योंकि उसको पता है प्रयोगशाला में जो वो कार्बन और ऑक्सीजन का मिश्रण करके कुछ बनाना चाह रहा है, अगर इधर उधर करेगा तो उसका वो पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। तो वो डरता है अपनी क्रिएशन को खोने से। लेकिन ये लोग नहीं समझते हैं। आप कहीं पर भी देखिएगा, तेज आदमी क्या, हर आदमी अरे नहीं भैया वो तेज बच गए ना, जबकि पता है कि वो तेज क्यों है? क्योंकि वो तेजी पर काम करता है। जो काम करता है वो तो मजदूर है। मजदूर कभी भी इधर उधर कर ही नहीं सकता। उसके पीछे रीजन है कि उसे काम करना पसंद है। ठीक है, तो ये सारी बात है। तो पहला हो गया। दूसरा, इसमें जो रिसर्च हमारे यहां किया जाता है उसमें क्वांटिटी पर फोकस किया जाता है, क्वालिटी पर नहीं। यानी भारतीय वैज्ञानिक को जो रैंकिंग मिलती है, रैंकिंग ऐसा कोई इंडेक्स नहीं, लेकिन जो उनके अपने संस्थानों में उनको जो रिकॉग्निशन मिलता है वो इस बात से मिलता है कि कितने रिसर्च इनके छपे हैं, यानी कितने पेपर छपे हैं। इससे एक वैज्ञानिक, युवा वैज्ञानिक की काबिलियत या सीनियर वैज्ञानिक की काबिलियत मापी जाती है। व्हाट डिस्कवर्ड, क्या खोजा उन्होंने, इस पर कोई जिक्र नहीं। कितने छपे लिखो भैया, 50 लिख दिया, लेकिन क्या खोजा इस पर हम काम ही नहीं कर रहे, इसको हम महत्व ही नहीं दे रहे। तो आप देख सकते हैं प्रत्येक वर्ष हिंदुस्तान में दर्जनों पुरस्कार और पदक बांटे जाते हैं। आप मुझे बताइए, ये पुरस्कार और पदक जिनको भी मिलते हैं उनमें से कितने हैं जिन्होंने विज्ञान को आगे बढ़ाया है? आप मुझे बताइए। तो ये बहुत बड़ा, यानी वैज्ञानिक विचारों का पीछा नहीं करते, बल्कि वो कमेटियों और सर्टिफिकेट्स का पीछा करते। इस कमेटी का हेड मैं हो जाऊं तो अमेरिका की यात्रा करने को मिल जाएगा। ठीक है ना? और अगली समस्या है कि जो युवा वैज्ञानिक उनमें हताशा है। क्यों है फ्रस्ट्रेशन? वो मैंने आपको बता ही दिया। यानी अगर मान लीजिए आप युवा वैज्ञानिक हैं, किसी संस्था में, CSIR या कहीं पर भी आप घुस गए, तो उन्हें कोई भी इक्विपमेंट, कोई मतलब उन्हें लड़ना पड़ता है। यानी कोई भी काम, अगर उनको एक उपकरण भी चाहिए तो उनको साइन करना पड़ेगा, साइन कराना पड़ेगा, तब जाकर के ऊपर से पैसा आएगा। आप देख सकते हैं। और ऐसा करते करते युवा वैज्ञानिक जब 40 प्लस की एज का हो जाता है, तो यानी वो सेटल हो चुका होता है, अब वो सीख चुका होता है कि अब काम करना चाहिए, लेकिन उसकी उम्र उस पड़ाव पर पहुंच जाती है जहां सपनों की आग बुझ चुकी होती है, फायर ऑफ डिस्कवरी, कि हमें कुछ खोजना है, वो आग ही खत्म हो जाती है। उसको लगता है यार अब चलो क्या ही मतलब, अब तो बाल बच्चे जीवन यापन किया जाए।
समझ गया? ये हर जगह है। मुझे एक संस्था का डायरेक्टर ऑफर हुआ बच्चे, बहुत बड़ी, चलो बोल ही तो था, अनअकैडमी का, जो ये ऑफलाइन सेंटर है, इसका डायरेक्टर। ये सब मैं बोलता हूं, इसका मुझे नुकसान होता है, ट्रस्ट करेगा लोग इसको नेगेटिव ढंग से लेते हैं, लेकिन मैं क्योंकि नई जनरेशन को टीच कर रहा हूं तो ये सिखाना मेरी जिम्मेदारी होती है। तो इसका मैं ही हेड था, यानी इसका अनअकैडमी का जो मुखर्जी नगर ऑफलाइन सेंटर है, जब पहली बार खोलने का पूरा विजन था, वो उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया और उसका हेड मैं था, सब कुछ था। लास्ट मीटिंग यानी अड्डा पर जाने से पहले लास्ट मीटिंग में, बस ये इस टॉपिक के साथ कनेक्ट कर रहा हूं कि युवा वैज्ञानिक जो शुरू में खोज के प्रति पागल होते हैं, इसीलिए वो विज्ञान में आते हैं, प्रयोगशालाओं में आते हैं, लेकिन उनको सिस्टम से लड़ना पड़ता। कोई भी चीज चाहिए तो सिग्नेचर उनके नहीं चलते, किसी और चलते हैं, फिर उसमें चापलूसी, उसमें हर एक प्रकार। और जब तक वो ये सब करके सेटल होते, तब तक उनकी एज इतनी हो चुकी होती कि उन्हें लगता है कि यार अब तो हम खोज कर नहीं सकते, उसको समझाने के लिए। तो मैंने फाइनल मीटिंग में कहा कि मुझे सिग्नेचरी अथॉरिटी चाहिए, सिग्नेचरी अथॉरिटी, कि अगर मुखर्जी नगर में कोई सामान मंगाना, चूंकि मुझे पता था कि दिक्कत हो रही, चूंकि कोई भी परमिशन के लिए बेंगलुरु, मतलब हम लोग बात कहेंगे फिर वहां से फंड रिलीज होगा, यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे यहां के सिस्टम के लिए सिग्नेचरी अथॉरिटी चाहिए, सिग्नेचर चाहिए मुझे, कि मैं जो कह दूं, यानी टीचर कौन रहेगा नहीं रहेगा इस टाइप का, या कौन भी, मतलब पूरा स्टाफ। तो वो मुझे सिग्नेचरी अथॉरिटी नहीं मिली। तो मुझे लग गया था कि यार अगर सिग्नेचरी अथॉरिटी नहीं है तो फिर तो सारी समस्या, क्योंकि मेरे विचार चलेंगे नहीं कि नोट्स कौन सा देना है कौन सा नहीं देना। तो मैंने वहां से फिर डिक्लाइन कर दिया कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं हूं। और उसी बीच फिर मैंने अड्डा ज्वाइन किया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप अच्छे पढ़े होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, जैसे मैंने पढ़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, सिग्नेचर मतलब कोई ईगो नहीं है। अभी आपने पढ़ा ना, युवा वैज्ञानिकों को कोई भी उपकरण लेने के लिए दूसरे से सिग्नेचर कराना पड़ता है, दूसरा उसका सीनियर, अगर वह उसकी पसंद का है तब तो ठीक है, अदरवाइज फिर उसे झेलना पड़ेगा। तो जब आप इतिहास पढ़े हैं और यूपीएससी निबंध पूछता है अतीत मानवीय चेतना एवं जीवन मूल्यों का स्थायी आयाम होता है, तो उसमें हमने पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए सफल हुई चूंकि साइनिंग अथॉरिटी इंडिया के ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिस में थी। यानी कि कोई भी काम उनको करना होता, युद्ध या संधि, तुरंत वो निर्णय लेते थे, क्योंकि उनको यहीं से अनुमति लेनी थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी क्योंकि सरकारी कंपनी थी, उसको अनुमति लेनी पड़ती थी कहां से? फ्रांस से, फ्रांस के राजा से। तो उसको अनुमति लेने में उस समय कम्युनिकेशन के साधन उतने स्ट्रांग नहीं थे आने जाने के, तो स्वाभाविक रूप से बहुत समय लग जाता था। या आप जब इतिहास पढ़ते हैं तो क्या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पतन के पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन रहा है कि नहीं रहा? रहा है कि नहीं रहा, आप बताएं मुझे। तो वो एक इश्यू, तो यही हमारे हर एक सिस्टम में, ऐसा नहीं कि जो टीचर होंगे, जो कमीशन के थ्रू ऑल इंडिया में जो भी टीचर मतलब इंटरव्यू दे करके रिटर्न एग्जाम दे के पास कर रहे हैं, वो सब योग्य हैं, लेकिन वो जब सिस्टम में जाते हैं तो उनमें मैं नहीं कहूंगा कि सब काम करना चाहते, लेकिन एक दो होते हैं जो तूफानी काम करना चाहते हैं, लेकिन मैनेजमेंट उनको उठने ही नहीं देता, क्योंकि मैनेजमेंट में 8 चापलूस होते हैं जो नहीं चाहते कि यह तेज आदमी बहुत आगे बढ़े, चूंकि इसका नाम फैल जाएगा। तो नाम को रोका भी जाता है बच्चे। कोई भी संस्था नहीं चाहती है कि व्यक्ति का नाम उस संस्था से बड़ा हो जाए। ये तो कुछ ईश्वर के भेजे गए बंदे होते हैं जो इतने, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम सर, इस प्रकार के लोग जो ऑब्वियस है बहुत संस्थाओं से भी बहुत ऊंचे हो जाते हैं। अब वैसा कैलिबर अगर आप में हम में ना हो तो हम क्या करें? तो हमें इंसान ही रहना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये कहा गया। तो अब ऑब्वियस है इसमें सोल्यूशन भी दिया गया है, अब क्या किया जाए। तो कहा गया जो जेन जी है अब इसको लीडर बनाया जाए साइंस में, यानी 40 से 50 वर्ष के बीच नए वैज्ञानिक नेता जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफल है, ऊर्जा और नवाचार से भरे हैं, उन्हें नेतृत्व के पदों पर लाना होगा, लीडरशिप की पोस्ट पर लाना होगा। जैसे भाभा और सारा भाई ने आजादी के बाद भारत को साइंटिफिक सेल्फ रिलायंस की दिशा दी,
वैसा ही बोल्डनेस अब भी चाहिए। फिर आता है क्या पैसा? हां, सरकार को जीडीपी का 3% आरएनडी में निवेश करना चाहिए, परंतु सिर्फ पैसा नहीं, पॉलिसी और विजन भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक संस्थाएं ट्रांसपेरेंट नहीं होंगी तब तक कोई भी फंडिंग क्रांतिकारी शोध नहीं बना सकती है। यही विषय आपको डिस्कस किया गया। ठीक है बच्चे, तो दृष्टि और विजन चाहिए। इसीलिए यूपीएससी ने एक प्रश्न भी पूछा था, किसी भी संस्था का चरित्र उसके नेतृत्व में प्रतिबिंबित होता है। जरा देखिएगा इस प्रश्न को, आप देखिए। हो गया बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये इसको प्रीलिम्स के लिए आपको पढ़ना है और इसको इंडियन सोसाइटी के साथ हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, यानी इंटरनेट का क्या इंपैक्ट हो रहा है। तो अमेरिकी, इसको आप देखिएगा, हाल ही में अमेरिका में एक नया इंटरनेट आधारित दक्षिणपंथी आंदोलन चर्चा में, जिसे ग्राइपर मूवमेंट कहते हैं, बस याद रखिएगा। तो अभी फिलहाल के लिए इस पर प्रीलिम्स के लिए एक कंटेंट मैंने जिस व्यक्ति ने शुरू किया है उसका नाम एक बार आप याद कर लीजिए। ठीक है, क्लियर बेटा? अगर आपके मन में है कि इसका थोड़ा बहुत डिटेल भी हो जाए तो बता दीजिए। यानी इसको बस आप केवल इतना समझिए कि आज का जो यूथ है, यानी जिसको अभी हमने जेन जी कहा, जैसे आप हो गए, अपनी जो, क्योंकि उसके हाथ में फोन है। पहले क्या होता था? टेलीविजन होता था। ध्यान से समझिएगा, पहले एक लाइन आपको बोल देता हूं। यानी आज का युवा अपनी सारी राजनीतिक सोच किससे बना रहा है? यूट्यूब से बना रहा है, वीडियो से बना रहा है, मेमे से बना रहा है, शॉर्ट्स से बना रहा है, इंस्टा से बना रहा है। यानी ये किसी विचारधारा आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहा है, ये ऑनलाइन हीरोज को फॉलो कर रहा है। आप जरा समझिएगा। और अगर ऑनलाइन हीरोज किसी एक विचारधारा से कनेक्ट हो जाए तो बाकी के लोग अपने आप उसके साथ कनेक्ट होते चले जाते हैं। और इसे बोलते हैं, एक शब्द है डिजिटल, लिख लीजिएगा, फैंडम पॉलिटिक्स। बस, और यही डिजिटल फैंडम जो पॉलिटिक्स है, जिसको आगे बढ़ाया ग्राइपर मूवमेंट के नाम से अमेरिका में, मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी अमेरिका का ग्रैपर मूवमेंट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब इसको आप ऐसे समझिए। पहले अगर आपको याद हो, आप सब अपने घर में टीवी देखते थे, तो घर में टीवी देखते समय बड़े बुजुर्ग भी होते थे, चूंकि एक ही टीवी होती थी और सभी बड़े बुजुर्ग साथ में बैठ करके, घर के छोटे बड़े सब टीवी देखा करते, चाहे फिल्में हो चाहे कुछ भी हो, समाचार भी हो। तो उस समय क्या होता था कि टेलीविजन पर वही चीजें घर में चलती थी जिससे बुजुर्ग अपने अनुभव से, बड़े अपने अनुभव से अच्छा समझते थे, क्योंकि पूरे परिवार को देखना होता था। लेकिन समय के साथ सबके हाथ में मोबाइल आया, तो परिवर्तन क्या हुआ? उस समय जो जनजी हुआ करता रहा होगा टीवी के दौर में, तो वह एक डिसिप्लिन से चीजों को सीख रहा था। लेकिन आज का यूथ क्या है? जनजी, यानी वो ऑनलाइन हीरो से सीख रहा है, और उसी हीरो का एक नाम है ग्राइपर मूवमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, ग्राइपर आंदोलन, यह एक इंटरनेट आधारित दक्षिणपंथी आंदोलन है अमेरिका में, जिसका नेतृत्व करता है, जिसका नाम मैंने बताया, निक फ्यूंटेस। और यह अपने आप को अमेरिका फर्स्ट नेशनलिस्ट कहता है, याद रखिएगा। तो बस इतना ही आपको याद रखना है कि हाल में समाचारों में चर्चा में रहा और क्या है, इस पर एक बढ़िया सा कंटेंट आपको मिल ही जाएगा। अब इसके बाद आप देखें, आज दक्षिण एशिया कॉप 30 से क्या चाहता है, फिर यही कॉप 30, तो इस पर हम लोग विस्तार से, यानी जब कॉप 30 में आउटकम्स आने लगेंगे तब हम करेंगे, क्योंकि अभी तो इसमें वही पुरानी बातें ही कही गई हैं। मेरे प्यारे बच्चे, 10 नवंबर को आयनी एयरबेस
चूंकि काफी समय पहले से यह चर्चा में रहा है, मेंस में इसमें कुछ भी नहीं आएगा। तो आईनी एयरबेस पर मैंने प्रीलिम्स, तो कहां था? ताजिकिस्तान में था। तो ताजिकिस्तान का मैप देख लीजिएगा, आईनी एयरबेस के आसपास का पूरा एक मैप आप देख लीजिएगा। दैट्स इट, बस इतना ही प्रीलिम्स का क्वेश्चन, ठीक है ना? आप देख सकते हैं ताजिकिस्तान, यह है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। इसका कोई भी गंभीर जियो पॉलिटिकल जो है एडवांटेज अब भारत के लिए नहीं, इसलिए इसको बहुत सीरियस मत लीजिएगा। यूट्यूब पर तो सनसनी बना करके चीजों को प्रेजेंट किया जाता है। चीन को मिला नया विमान वाहक पोत फुजियान। तो फुजियान समाचारों में क्यों चर्चा में रहा है? तो प्रीलिम्स के लिए आपको कंटेंट आज मिल जाएगा। और बाकी प्रीलिम्साथॉन टेस्ट सीरीज अब 16 तारीख को, और उसका एक सेशन में ले चुका हूं। जो जिन बच्चों से मिस हुआ हो, उस सेशन का नाम था प्रीलिम्साथॉन का, यानी प्री टेस्ट प्रिपरेशन सेशन 1 शंखनाद, और अब दूसरा सेशन लेने जा रहा हूं उद्घोष नाम से, ठीक 11:30 बजे। तो आप सब उस सेशन का हिस्सा बने। छोटी सी चर्चा करूंगा और आज कुछ टास्क मिलेगा, और उस टास्क को आपको करना है पीवाईक्यूज के साथ जोड़ते हुए। और वो टास्क क्या है अभी क्लास में बता दूंगा, तो मजा आ जाएगा, ठीक है? और प्रीलिम्स की मेंटरशिप भी है, जो बच्चे कहीं से भी समस्या में है। बाकी हमारे सारे कोर्सेस आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर और ये अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं 11:30 बजे, 15 मिनट बाद, ठीक।